हम्म। तो कल अपन ने पढ़ रहे थे जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी की कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं वापस। देखो, भारत के अंदर जो जीएसटी है, उस जीएसटी को कब लाया थे, कब इसकी सिफारिश पहली बार कब की गई थी? 2003-4 में। किसने किया था? विजय केलकर टास्क फोर्स। विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा जीएसटी की सिफारिश की गई थी 2003-4 में। और दुनिया में अगर देखें तो दुनिया में सबसे पहली बार जीएसटी कहां पर आया? फ्रांस में। कब आया था? 1954 में, 1954 में फ्रांस में पहली बार जीएसटी जो उसको अपनाया गया था। भारत में कौन से बजट में पहली बार घोषणा हुई थी? 2006-7 का। 2006-7 का जो बजट था उसमें पहली बार सरकार ने घोषणा की कि वो जीएसटी लेकर आएंगे। कब तक? 2010 तक। उस समय 2010 तक की घोषणा की थी। लेकिन जीएसटी के अंदर केंद्र के टैक्स भी शामिल होने वाले थे और राज्य के भी। पहले जो है बहुत सारे टैक्स लगाते थे कौन? केंद्र सरकार भी लगाती थी और राज्य भी लगा रही है, केंद्र भी लगा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है खूब सारे टैक्स लगाती थी और स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती थी। और ये कहा कि इन सब टैक्स को हटाकर एक सिंगल टैक्स लगाएंगे, और उस सिंगल टैक्स का नाम क्या रखेंगे? जीएसटी। जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नाम का टैक्स रख देंगे। तो 2010 तक आना चाहिए था। लेकिन अब इसमें केंद्र के टैक्स भी शामिल होंगे और राज्य के टैक्स भी शामिल होंगे, तो इसलिए केंद्र और राज्य के बीच में होनी चाहिए सहमति, और वो सहमति जो है वो बन नहीं सकी, और इसके कारण जीएसटी इंप्लीमेंटेशन होता गया लेट। और फिर फाइनली 2016 के अंदर 101वां संविधान संशोधन हुआ, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और उसके बाद में 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी को लागू कर दिया गया। तो इंडिया में जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की डेट कौन सी है? 1 जुलाई 2017। और इसमें कितने टैक्स शामिल हुए? 17। 17 तो इनडायरेक्ट टैक्स और 13 सेस। तो 17 इनडायरेक्ट टैक्स और 13 सेस जो है उनको किसमें शामिल कर लिया गया? जीएसटी जो है जीएसटी के अंदर शामिल कर लिया गया था। अब जीएसटी की क्या क्या विशेषताएं होती है? तो जीएसटी की विशेषताओं के बारे में सबसे पहले तो जीएसटी से वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर, वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा को या उस सिद्धांत को लागू किया गया। यानी पूरे भारत के अंदर टैक्स रेट क्या हो गई? अब सेम हो गई, और इससे पूरे भारत का जो बाजार हो जाएगा वो यूनिफाइड हो जाएगा। तो एकल बाजार या यूनिफाइड जो मार्केट है वो इसके कारण हो जाता है। तो वन नेशन वन टैक्स। फिर जीएसटी एक व्यापक कर है, एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। क्या मतलब है व्यापक कर होने का? इसमें केंद्र और राज्य के अधिकतर अप्रत्यक्ष करों को शामिल कर लिया गया है। मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ सेंटर एंड स्टेट आर इंक्लूडेड इन इट। इसलिए इस वजह से क्या बोलते हैं? व्यापक कर या कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स कहा करते हैं। फिर जीएसटी जो है वो किस चीज पे लगता है? वस्तु और सेवा की आपूर्ति पर। किस पे लगता है? वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जहां कहीं भी वस्तु और सेवाओं की होगी आपूर्ति, जब भी अपन वस्तु और सेवाओं की करेंगे, आपूर्ति करेंगे, सप्लाई करेंगे तो उस पर लगेगा जीएसटी। जैसे अभी एक सप्लाई हो रही है, किस चीज की सप्लाई हो रही है? सर्विस की, और इस सर्विस के ऊपर लगाया जाएगा जीएसटी। स्प्रिंग बोर्ड जो है स्टूडेंट को कर रहा है सप्लाई, वैसे अगर स्प्रिंग बोर्ड ने एसी खरीदा तो एसी वाले ने स्प्रिंग बोर्ड को क्या सप्लाई किया? एसी। और एसी सप्लाई किया तो इसके ऊपर लगेगी जीएसटी। इसके ऊपर जो जितनी वैल्यू होगी उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाता है। जीएसटी किस बात पर लगता है? वस्तु और सेवा की आपूर्ति। जहां कहीं भी वस्तु और सेवा की आपूर्ति होती है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, तो उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाता है। फिर जीएसटी एक प्रकार का वैल्यू एडेड टैक्स है। कैसा टैक्स है ये? वैल्यू एडेड टैक्स है, मूल्य संवर्धित कर है। वैल्यू एडेड टैक्स होने का क्या मतलब है? कि कोई प्रोड्यूसर है और उस प्रोड्यूसर ने जितना वैल्यू ऐड किया है, देखो कोई भी चीज जो है कंज्यूमर तक पहुंचती है तो वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरती है, और हर स्टेज के अंदर जो मूल्य होता है वो क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। जैसे कोई 100 रुपए की चीज थी और वो 100 रुपए की चीज अगर 150 की हो जाए तो इसका मतलब 50 रुपए का वैल्यू क्या हो गया? जुड़ गया। और 50 रुपए का वैल्यू जुड़ गया तो उसको बोलेंगे वैल्यू एडिशन। जैसे कल अपने एक एग्जाम्पल लिया था कि ये कोई आटा चक्की है, तो ये आटा चक्की वाला क्या कर रहा है? ये सपोज करो गेहूं लेता है,
गेहूं जो है वो 100 रुपए का है और वो 100 रुपए के गेहूं को पीस दे और पीस कर उसको बना दे आटा, तो ये आटे की वैल्यू है सपोज करो 150 रुपए। तो 100 रुपए की चीज को इसने कितने का बना दिया? 150 का। तो इस व्यक्ति का वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन कितना हुआ? 50 रुपए। तो इसको सरकार में जो टैक्स जमा कराना है वो कितने रुपए पे जमा कराना है? 50 रुपए। 50 रुपए पर अगर मान लो 10% टैक्स है तो 50 रुपए का 10%, तो सरकार में कितना जमा कराना पड़ेगा? इस आदमी को 5 रुपए जो है टैक्स जमा कराना पड़ेगा। तो इसलिए जीएसटी किस चीज पे लगता है? वैल्यू एडिशन पे। किसी भी उत्पादक के द्वारा, किसी निर्माता के द्वारा जितना वैल्यू एडिशन किया जाता है उसी के ऊपर उसको जीएसटी देना होता है। तो सबसे पहला तो जीएसटी वन नेशन वन टैक्स। फिर जीएसटी कैसा टैक्स है? एक व्यापक कर, वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पे लगता है, मूल्य संवर्धित कर है। फिर ये एक मल्टी स्टेज टैक्स है, बहु स्तरीय कर है। मल्टी स्टेज टैक्स होने का क्या मतलब है? वैल्यू एडिशन के हर स्टेज के ऊपर जीएसटी लगेगा। वैल्यू एडिशन के जितने भी स्टेजेस होंगे सब स्टेज पर क्या लगेगा? जीएसटी। जैसे अपने एग्जांपल गेहूं, गेहूं से बना आटा, आटे से बनी ब्रेड और ब्रेड पहुंची कंज्यूमर तक। तो हर स्टेज पर क्या हो रहा है? वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो इस पर भी जीएसटी लगाया जाएगा, यहां पर भी जीएसटी लगाया जाएगा और यहां पर भी जीएसटी लगाया जाएगा। तो वैल्यू एडिशन के हर स्टेज पर क्या लगाया जाता है? जीएसटी जो है जीएसटी लगाया जाता है। फिर जीएसटी में एक प्रभाव को दूर कर दिया। कौन सा प्रभाव दूर कर दिया? कैस्केडिंग इफेक्ट को दूर कर दिया। जीएसटी ने कैस्केडिंग इफेक्ट को या कैस्केडिंग प्रभाव, ये इसके कारण हो गया दूर। कैस्केडिंग प्रभाव क्या होता है? टैक्स ओवर टैक्स, कर के ऊपर कर, टैक्स ओवर टैक्स, यानी डबल टैक्सेशन, दोहरा कराधान है, दो बार जो है वो कर लग जाता है। तो कर के ऊपर देखो, कर एक तो होता है सेस और सरचार्ज। सेस और सरचार्ज तो लीगल रूप से लगते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जीएसटी का सिस्टम जो है वो थोड़ा, जीएसटी से पहले का जो टैक्स सिस्टम था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और उसके कारण कई बार टैक्स के ऊपर लग जाता था, टैक्स जो है टैक्स के ऊपर टैक्स लग। जैसे अपने इसका भी एक एग्जाम्पल लिया था कि ये अगर आटे वाला है तो इस आटे, इधर से आया गेहूं, गेहूं की सप्लाई किसको हुई है? आटे वाले को हुई है। तो यहां पर बनाया जाएगा इसका बिल, इसका बिल बनेगा और बिल में ये कहेंगे कि भाई गेहूं कितने का दिया, तो वो कहेगा 100 रुपए का, और इस पर लगाएंगे फिर टैक्स। मान लो 10% टैक्स है तो 10 रुपए, तो टोटल कितने का हो गया? ये 110 रुपए का हो गया। अब इस आटे वाले ने इस गेहूं को पीस दिया और पीस कर इसका जो वैल्यू एडिशन है, इसने जो मूल्य संवर्धन किया वो कितने रुपए का? 50 रुपए। अब ये ब्रेड बनाने वाला जो व्यक्ति है वो आया इसके पास, आटे वाले के पास, और उसने पूछा भाई साहब कितने का दिया, आटा कितने का दिया? तो ये क्या जवाब देगा? ये कहेगा कि पहले वाले सिस्टम में, जीएसटी से पहले के सिस्टम में क्या जवाब देगा? ये कहेगा 110 तो का तो पड़ा है सिर्फ गेहूं, और उस गेहूं को मैंने पीसा है तो मेरी खुद की मेहनत मजदूरी ये भी लगी है, तो वो लगी है कितनी? 50 रुपए। तो साहब ये जो आपका आटा हो गया, इस आटे की वैल्यू है 160 रुपए और इस पे लगाया जाएगा फिर टैक्स, सपोज करो 10%, तो 16 रुपए। तो टोटल हो गया ये 176, 176। लेकिन अगर हम इसको देखें, इस 116 को, ये 160 रुपए है, ये किस बात के हुए? इसके अंदर गेहूं था, कितने रुपए का गेहूं था? 100 रुपए का। इस पे टैक्स था कितने रुपए का? 10 रुपए का। और इसके अंदर जो आटे का वैल्यू एडिशन है, आटे वाले का वैल्यू एडिशन वो था 50 रुपए का, और इन सब चीजों पर टैक्स लगा। 100 पे 10%, 10 रुपए, 10 का 10% 1 रुपया, और 50 का 10% 5 रुपए। तो 10 + 1 + 5, और ये टोटल मिलकर कितने हो गए? 16 रुपए। और इस तरीके से ये बना हुआ है, ये 16 रुपए जो टैक्स लग रहे हैं ना, ये इस तरीके से। लेकिन अगर हम इसको देखें, यहां पर ये क्या है? ये तो टैक्स के ऊपर टैक्स है, और टैक्स के ऊपर टैक्स है, इसका मतलब ये प्रभाव कौन सा है? ये है कैस्केडिंग प्रभाव, ये है कैस्केडिंग इफेक्ट। तो यहां अपन को कैस्केडिंग इफेक्ट जो दिखाई देता है। फिर ये जो ब्रेड वाला होगा, ये किसको बेचेगा? कंज्यूमर को। सपोज करो सीधे कंज्यूमर को बेच रहा है, तो कंज्यूमर इससे पूछेगा भाई साहब ब्रेड कितने की दी? तो क्या वैल्यू है, जितनी उसकी वैल्यू है। लेकिन ये आदमी कहेगा कि भाई मेरे तो ये खर्चा लगा है,
भाई अगर आप इसकी वैल्यू के हिसाब से देखो तो वैल्यू कितनी है 150 और 10 रुपए तो टैक्स है। तो इसको सरकार ने कहा कि टैक्स आप इसमें ऐड मत किया करो, ठीक है। और पर ये आदमी ये कहेगा कि भाई मेरे तो 10 रुपए लगे हैं तो मुझे तो ऐड करना पड़ेगा। तो सरकार ने इसको कहा कि भाई ये 10 रुपए हम तुमको किसी दूसरे तरीके से दे देंगे, आप तो सिर्फ ऐड मत किया करो। तो फिर ये क्या करेगा, अब जो नए बिल बनेगा वो कैसे बनेंगे, ये गेहूं, गेहूं से बना आटा, इसका तो सिंपल ही है, गेहूं वाले का तो वही 100 रुपए का, और फिर इसके ऊपर टैक्स 10%, 10 रुपए, टोटल हो गया 110। ये आटे वाला जब इसको बेचेगा तो अब इसको सरकार ने कहा कि जब आटा लगाओ तो इसके अंदर टैक्स नहीं लिखना है, सिर्फ वैल्यू वैल्यू लिखनी है। तो वैल्यू कितनी है 150 रुपए, और उसके ऊपर फिर टैक्स 10%, कितना हुआ 15, तो 165। अब अगर इस 100 150 को इस 150 का लाओ देखें तो अपन, गेहूं कितने का था 100 रुपए का, और आटे वाले का वैल्यू एडिशन 50 रुपए, इसका 10% 10 और इसका 10% 5। तो यहां पर अपन को कैस्केडिंग प्रभाव नहीं दिखाई देता है, तो यानी कैस्केडिंग प्रभाव क्या हो गया इसमें, दूर हो गया। और इसी तरीके से ये जो ब्रेड वाला होगा ये भी ऐसा ही करेगा, ये जब कंज्यूमर को बेचेगा तो वो क्या क्या बिल बनाएगा, वो कहेगा कि ब्रेड कितने की है। अब इसको सरकार ने कहा सिर्फ टैक्स नहीं जोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू, वैल्यू कितनी है 200 रुपए, और उस पर लगेगा फिर टैक्स, मान लो 10%, तो 20, तो टोटल हो गया ये 220। अब अगर इस 200 रुपए को भी अपन एनालिसिस करें तो गेहूं कितने का 100 रुपए का, प्लस आटे वाले का वैल्यू एडिशन 50, और प्लस ब्रेड वाले का वैल्यू एडिशन 50, 10, 5 और 5। अब यहां पर भी अपन को कहीं पर भी टैक्स के ऊपर टैक्स दिखाई नहीं देता है। तो इस तरीके से कौन सा प्रभाव दूर हो गया, कैस्केडिंग प्रभाव दूर हो गया। लेकिन अब ये कैस्केडिंग प्रभाव दूर होने के लिए सरकार ने इस आदमी को वादा किया था कि भाई ये तेरे को जो 10 रुपए लगे हैं वो हम वापस दे देंगे। तो ये वापस कैसे देगी, तो इसके लिए एक व्यवस्था अपनाते हैं, जिस व्यवस्था को नाम देते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम। तो कैस्केडिंग प्रभाव को दूर करने के लिए कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम। अब ये इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, देखो किसी भी चीज का अगर प्रोडक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, ये कोई उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर जो भी रॉ मटेरियल यूज करता है, जो भी कच्चा माल यूज करता है वो तो है इनपुट, और जो भी तैयार माल बनाता है वो है आउटपुट। जो भी रॉ मटेरियल यूज करेगा वो तो इनपुट, और जो तैयार माल है वो आउटपुट। जब ये उत्पादक इनपुट खरीदता है तो उसके ऊपर एक टैक्स देता है, और इस टैक्स को क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स। और जब ये सामान बेचता है, जब ये सामान बेचा तो बेचेगा तो ये एक टैक्स कलेक्ट करेगा, और वो टैक्स कौन सा होगा, आउटपुट पर टैक्स, या आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट का टैक्स तो ये क्या करेगा, कलेक्ट, और इनपुट का टैक्स देगा। जैसे अभी अपन ने ये जो एग्जांपल लिया था आटे वाला और गेहूं वाला लिया था ना, तो उसको सोचो, देखे देखो ये आटा विक्रेता है, वी फ्लावर जो है वो सेल कर रहा है, तो इसने क्या खरीदा, गेहूं खरीदा था। तो गेहूं ये क्या है, इनपुट, ये गेहूं तो इनपुट है, और इस इनपुट पर इसने चुकाया है टैक्स। मान लो कि ये जैसे अपने केस के अंदर भी ये जो केस था उसमें कितना टैक्स चुकाया इसने, इसने जब खरीदा तो 100 रुपए का गेहूं खरीदा था, टैक्स कितना दिया 10 रुपए, तो इनपुट पे टैक्स पे किया 10 रुपए का। फिर इससे बना आटा, तो आटा है आउटपुट, तो आटा तो है आउटपुट, ये तो है इनपुट और ये है आउटपुट। और जब आउटपुट को ये बेचेगा तो ये क्या करेगा, टैक्स कलेक्ट करेगा। जैसे इस केस के अंदर जब इसने आटा बेचा तो कितना टैक्स कलेक्ट किया, 15 रुपए का टैक्स कलेक्ट किया, ये 15 रुपए का टैक्स कलेक्ट किया, तो 15 रुपए का टैक्स कलेक्ट किया है और 10 रुपए का बेचा। इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम ये कहता है कि सरकार में जो आपको टैक्स जमा कराना है, यानी आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है, कर देयता है। कर देयता का मतलब क्या होता है, कर देयता का मतलब क्या होता है,
सरकार में जितना पैसा अपन को जमा करवाना है, कोई भी प्रोड्यूसर है उसको सरकार में जितना पैसा जमा करवाना है वो उसकी टैक्स लाइबिलिटी है, वो उसकी कर देता है। तो टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कैसे होती है? तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है? टैक्स कलेक्टेड ऑन आउटपुट माइनस टैक्स पेड ऑन इनपुट। टैक्स कलेक्टेड ऑन आउटपुट माइनस टैक्स पेड ऑन इनपुट, यानी आउटपुट पर संग्रहित कर माइनस इनपुट पर चुकाया गया कर। आउटपुट पर तो कर क्या कर रहे हैं? संग्रहित, और इनपुट पर कर चुका रहे हैं। जैसे इस केस में देखो कि इस केस में इस आटे वाले की टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी? टैक्स कलेक्ट कितना किया इसने? 15 रुपए, और टैक्स पे कितना किया है? 10। तो इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी? 5। इसको सरकार में कितने जमा कराने? 5। तो सरकार ने इसको यही कहा था भाई, सरकार ने इस आदमी को ये कहा था कि भाई तुम ये जो 10 रुपए है इसको यहां पर ऐड मत करो, इसको यहां ऐड मत करो, हम तुमको ये दे देंगे। जमा कराए 5, क्यों? क्योंकि ये 10 रुपए काट लिए। ये ब्रेड वाला ये सरकार में कितने जमा कराएगा? इसे कलेक्ट कितना किया? 20। 20 में से 15 रुपए वापस अपनी जेब में रखेगा और बाकी 5 रुपए सरकार। तो इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम के अंदर जो भी टैक्स लायबिलिटी होती है उस टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं? कलेक्टेड टैक्स, कोई भी चीज पर आपने कितना टैक्स कलेक्ट किया और किसी चीज पर आपने कितना टैक्स चुकाया, तो उन दोनों का अंतर जो है वो होता है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, मान लो कि ये एसी वाला है, एसी बेचने वाला व्यक्ति है और इसने क्या खरीदा है? एसी खरीदा, किसी कंपनी से खरीदा है, कंपनी से खरीदा 50,000 रुपए का एसी खरीदा, 50,000 रुपीज का एसी खरीदा है, और ये 50,000 रुपए का एसी खरीदा तो उसके ऊपर इसने दिया कुछ टैक्स, मान लो 5,000 रुपए का दिया है टैक्स, तो टोटल कितना पड़ा इसको? 55,000 का। अब इसने ये जो एसी लाया, एसी लाने के बाद में इसको थोड़ी पैकेजिंग वैकेजिंग अच्छी कर दी, अपने शोरूम में रख रहा है तो शोरूम में थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग भी रख दी, सेल्समैन भी लगा दिया, तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दी, और आपके घर के पास में ही खोल दिया शोरूम तो आपके पास में हो गया, तो एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ गई। तो इस तरीके से अब ये कह रहा है कि मैं जब इसको बेचूंगा तो 60,000 का बेचूंगा, खरीदा तो था 50,000 में, बेच रहा है ये आदमी 60,000, और 60,000 में बेच रहा है, तो जब बेच रहा है तो इस पर कलेक्ट करेगा टैक्स, और इस पर ये टैक्स कलेक्ट करता है 6,000 रुपए। जो कंज्यूमर के लिए बिल बनाता है तो ऐसा बिल बनाता है कि एसी कितने का है, तो कहेंगे 60,000 का एसी, और इस पे टैक्स 10%, 6,000 रुपए, टोटल हो गया 66,000। तो कंज्यूमर को एसी कितने का पड़ेगा? 66,000 का। जैसे टैक्स कलेक्ट कितना किया? 6,000, और खुद ने कितना चुकाया था? 5,000। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम लगाओ, देखें इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम के हिसाब से इस आदमी को सरकार में कितना जमा कराना है? 1,000 रुपए। क्यों? क्योंकि आउटपुट पे टैक्स कलेक्ट कितना किया? 6,000 माइनस इनपुट पर कितना दिया था? 5,000, तो बाकी बचा 1,000। तो इस आदमी को सरकार में कितना जमा कराना है? 1,000 रुपए। इसको सरकार में 1,000 रुपए जो है वो सरकार के अंदर जमा करवाने हैं। और 1,000 क्यों? देखो वैसे भी लॉजिकल है, क्योंकि इस आदमी का वैल्यू एडिशन कितना है? ये 50,000 रुपए की चीज को कितना बना दिया इसने? 60,000 का। 50,000 की चीज को बनाया 60,000 का, तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 10,000 का, और 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। तो उस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो सही है बात कि जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है उसी पर इस आदमी को देना पड़ रहा है टैक्स। तो इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं अपन? इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम। अब आ गया समझ में? इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम का मतलब क्या होता है? जब भी अपन कोई चीज बेचते हैं, अपन मतलब कोई भी निर्माता कोई भी चीज बेच रहा है तो बेचते समय उस पर टैक्स कलेक्ट करता है, और उसको बनाने के लिए उसने जो भी कच्चा माल खरीदा तो उसके ऊपर वो टैक्स चुकाता है, और उसको जब सरकार में जमा कराना है तो जितना उसने कलेक्ट किया माइनस जितना उसने चुकाया, उन दोनों को माइनस करके उसको सरकार में जमा करवाना होता है। अब कल अपन ने एक और बात पढ़ी थी कि भाई इसके अंदर एक समस्या और है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर।
इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होती है? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब है कि अभी यहां पर जो एग्जांपल लिया अपन ने, इन सारे एग्जांपल के अंदर क्या किया है, सब जगह टैक्स रेट एक जैसे रख दिया है। यहां भी टैक्स रेट 10% है, यहां भी टैक्स रेट 10% है, लेकिन व्यवहारिकता में ऐसा होता नहीं है। कुछ मामलों के अंदर क्या देखा जाता है, यह देखा जाता है कि इनपुट के ऊपर जो टैक्स है वो ज्यादा है और आउटपुट पर टैक्स कम है। सपोज करो कि ऐसा होता कि अगर आप फैक्ट्री से एसी खरीदो, डायरेक्टली फैक्ट्री से एसी खरीदोगे, तो सरकार कहते हैं कि हम इस पर 20% टैक्स लगाएंगे, तो इस आदमी को टैक्स कितना देना पड़ता? 50,000 पर 50,000 का 20% मतलब 10,000। और जब आप कंज्यूमर को बेचोगे एसी, तो सरकार कहती है 10% लगाओ, तो 6,000। तो कलेक्ट तो हुआ। तो अब इनपुट टैक्स रेट सिस्टम कैसे काम करेगा? 6,000 माइनस 10,000, 6,000 माइनस 10,000। 6,000 तो इनपुट का, मतलब सॉरी, इनपुट पर तो टैक्स 10,000 है और आउटपुट पर 6,000, तो 6 माइनस 10 बराबर कितना हो गया? -6। मतलब इसको सरकार को देने के बजाय सरकार से वापस मांगेगा। ये कहेगा कि सरकार को मेरा पैसा ज्यादा जा चुका है, इधर से ऑलरेडी ज्यादा दे चुका है, तो सरकार को कहेगा कि भाई हमने तुमको ज्यादा दे दिए पैसे, वापस दो। तो यानी सरकार को मांगने पड़ेगा, तो सरकार फिर करेगी इसको रिफंड। अब रिफंड कब करेगी? अब करेगी सरकार है, जब उनके जचेगी तब करेगी कि भाई हाँ करेंगे, रिफंड करेंगे। कब करेंगे? करेंगे। लेकिन इस आदमी का पैसा तो अटक गया ना, इस आदमी को तो नुकसान हो रहा है। नुकसान किस बात हो रहा है? क्योंकि इसके पैसे कहां अटक गए? सरकार के पास अटक गए। अब मान लो हर एसी की बिक्री पर 4,000 रुपए सरकार के पास अटके हुए हैं, और अगर ये ऐसी खूब सारे एसी बेचे, 100 एसी बेच दे, 1,000 एसी बेच दे, 2,000 एसी बेच दे, लाख एसी बेच दे, तो बहुत बड़ा पैसा अटक जाएगा सरकार के पास में। तो इसको फिर, और इसको खुद के अपने खर्चे भी चलाने। तो कोई भी बिजनेस होता है तो उस बिजनेस को चलाने के लिए कई प्रकार के खर्चों की जरूरत होती है, रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, जिनको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या नाम देते हैं? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? रोजमर्रा के खर्च, जो डेली एक्सपेंसेस हैं, रोजमर्रा के कुछ छोटे टाइम के, शॉर्ट टर्म के जो खर्चे होते हैं, उनको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो उस कंपनी का या इस निर्माता का जो वर्किंग कैपिटल है वो किसके पास अटक गया? सरकार के पास। सरकार के पास अटक गया तो इसको तो, इसके एम्प्लॉयज उनको सैलरी देनी है, शोरूम बना रखा है तो उसका बिजली का बिल भी चुकाना है, कहीं पर कोई चीज खराब होगी तो उसको सही भी करना है, ये कस्टमर है तो कस्टमर को भी कुछ सर्विस चाहिए तो वो भी देनी पड़ेगी, तो इसको तो खर्चे उसमें लग रहे हैं। तो इस आदमी को क्या करना पड़ेगा? फिर कहीं से उधार लाना पड़ेगा। जब तक ये पैसा सरकार इसको नहीं देगी तब तक उधार लाएगा, और उधार लाएगा तो उस पर लगेगा ब्याज, तो इस आदमी का ब्याज भी लगता रहेगा। तो इस तरीके से इस निर्माता के लिए तो ये मुश्किल की बात है। तो इस प्रकार की जो समस्या होती है, इस समस्या को क्या नाम दिया जाता है? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जब इनपुट पर कर की दर क्या हो? ज्यादा हो। किस पर? आउटपुट पर कर की दर से। इनपुट टैक्स रेट जो है वो क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ कोई बात नहीं, तो दिख नहीं रहा क्या तुम्हें? स्क्रीन काम नहीं कर रही तो दिखना ही बंद हो गया। इधर तो ये दिख रहा है स्क्रीन के लिए, ये भी तो स्क्रीन ही है। इनपुट पर कर, और ये तो मैं कल की बात बता रहा हूं तुमको, वापस देखना तो होना ही चाहिए था, मैं तुमसे पूछना चाहिए था आइडियली तो। हाँ, आप सही है ना? हाँ। तो इनपुट पर कर की दर क्या है? ज्यादा, और आउटपुट पर कर की दर कम हो, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो जीएसटी के अंदर कैस्केडिंग प्रभाव, जो कैस्केडिंग प्रभाव को दूर किया जाता है, किससे किया जाता है? कैस्केडिंग प्रभाव को दूर करने के लिए कौन सी व्यवस्था को अपनाया जाता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम से। और इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम में एक समस्या है, कौन सी है? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब जब इनपुट पर कर की दर ज्यादा हो और आउटपुट पर कर की दर कम हो। जैसे अखबार पढ़ते हो, आज का अगर तुमने दैनिक भास्कर पढ़ा हो तो उसके अंदर एक आता है बिजनेस पेज आता है, और उस बिजनेस पेज के ऊपर जो एक बड़ी सी समस्या दी हुई है, कपड़े के जो निर्माता हैं उनकी एक समस्या हुई है कि कपड़े वाले जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहां पर इनपुट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो ये
कपड़ा निर्माता, कपड़े बनाने वाले। तो इन्होंने कहा, सरकार ने ये कहा कि कपड़े जब बेचोगे ना तो बेचने पे टैक्स लगाओगे 5%, बेचने पे टैक्स है 5%, लेकिन कपड़ा बनाने के लिए खरीदना पड़ता है धागा, धागा भी तो खरीदोगे, और इस धागे पे टैक्स लगता है 18%। तो धागे पे तो टैक्स है 18% और कपड़े पे टैक्स है 5%। तो यानी स्ट्रक्चर कैसा हो गया, इन्वर्टेड हो गया ना, कि इनपुट पर जो टैक्स की रेट है वो ज्यादा है और आउटपुट पर टैक्स की रेट कम है। इनपुट पर टैक्स की रेट ज्यादा है, आउटपुट पर टैक्स की रेट कम है। ऐसा ही कुछ दिनों पहले वो साइकिल वाले कर रहे थे, साइकिल निर्माता। ये साइकिल वाले क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साहब हम साइकिल बनाते हैं तो उसके लिए खरीदते हैं स्टील, और स्टील के ऊपर टैक्स की रेट है 18%, और आप कह रहे हो साइकिल बेचो किस रेट पर, 5%। तो इनपुट पर टैक्स की रेट ज्यादा है, आउटपुट पर टैक्स की रेट कम है। हालांकि अभी जो इस बार जो जीएसटी के सुधार किए गए उनके अंदर काफी सारे मामलों में इस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को सही कर दिया गया, लेकिन क्या सभी मामलों में कर दिया गया, नहीं, अभी भी कुछ चीजों में रह गया। देखो, कोई भी समस्या, कोई भी अगर व्यवस्था है तो उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं तो रहेगी, सारी की सारी समस्याएं एक साथ दूर हो जाए तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे मामलों के अंदर जो पहले इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता था वो अब दूर हो गया है। तो अपन को समझने की बात है इसके अंदर वो है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता क्या है। तो होता क्या है, जब इनपुट पर टैक्स की रेट ज्यादा होती है और आउटपुट पर टैक्स की रेट कम होती है तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है, उसके कारण आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव होने का मतलब आप सरकार से पैसे मांगते हो और सरकार समय पर पैसे नहीं देती, इस वजह से जो व्यवसायी है या जो भी व्यवसाय करने वाला है उसका पैसा सरकार के पास अटक जाता है, और सरकार के पास पैसा अटकने से उसकी वर्किंग कैपिटल जो है वो खराब हो जाती है, और इसलिए फिर उसको कहीं और से लेना पड़ता है उधार। फिर जीएसटी के अंदर जीएसटी लगता है किस चीज पर, आपूर्ति पर, सप्लाई पर। और अगर सप्लाई एक ही राज्य में की जाए तो, अगर एक ही राज्य में सप्लाई हो कि किसी वस्तु और सेवा की आपूर्ति कहां रही हो, एक ही राज्य में, जैसे अपन गए और जाकर जो है एसी खरीद लिया, एसी कहां से खरीदा, मतलब यहीं आसपास में कोई शोरूम और वहां से खरीद लिया, तो एक ही राज्य में सप्लाई हुई है, तो इसमें जो बिल बनेगा उसमें केंद्र सरकार टैक्स लगाएगी सीजीएसटी, राज्य सरकार टैक्स लगाएगी एसजीएसटी। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स लगता है। लेकिन अगर ये राजस्थान नहीं होता, अगर ये यूनियन टेरिटरी होती तो लगता यूटीजीएसटी। अगर यही एसी जो को दिल्ली का कोई निर्माता होता और वो खरीदता तो, और दिल्ली से ही खरीदता तो उसमें लगता यूटीजीएसटी। केंद्र सरकार लगाती है सीजीएसटी, एसजीएसटी, और राज्य सरकार लगाती है एसजीएसटी, और यूनियन टेरिटरी लगाती है यूटीजी। और ये जो दोनों केंद्र और राज्य दोनों एक साथ टैक्स लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं दोहरी कर संरचना। जीएसटी की कौन सी संरचना है ये, दोहरी कर संरचना, ड्यूअल टैक्स स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है ये, दोहरी कर संरचना, ड्यूअल टैक्स स्ट्रक्चर। ये कल लिखा नहीं चाहिए ना, तो ये और लाइन लिखो, देखिए जो सीजीएसटी एसजीएसटी की बात लिखी थी ना, जहां पे अगर राज्य एक ही राज्य में आपूर्ति की जाती है तो उसमें एक लाइन और लिख दो, या फिर एक नई लाइन ही लिख दो सीधे से। जब केंद्र और राज्य के द्वारा एक साथ कर लगाया जाता है, व्हेन सेंटर एंड स्टेट लेवाई, व्हेन सेंटर एंड स्टेट इंपोज टैक्स टुगेदर, जब केंद्र और राज्य के द्वारा एक साथ कर लगाया जाता है, व्हेन सेंटर एंड स्टेट इंपोज टैक्स टुगेदर, ब्रैकेट में लिख दो सीजीएसटी एसजीएसटी। जब केंद्र और राज्य के द्वारा एक साथ कर लगाया जाता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, केंद्र और राज्य के द्वारा एक साथ कर लगाया जाता है, तब इसे दोहरी कर संरचना कहा जाता है। देन इट इज कॉल्ड ड्यूअल टैक्स स्ट्रक्चर। तब इसे दोहरी कर संरचना कहा जाता है। देन इट इज कॉल्ड ड्यूअल टैक्स स्ट्रक्चर। तब इसे दोहरी कर संरचना कहा जाता है। तो भारत में जीएसटी की संरचना कैसी है, दोहरी। दोहरी क्यों है, क्योंकि सेम चीज पर उसी एसी पर स्टेट भी लगा रहा है और उसी पर सेंटर भी टैक्स लगा रही है, तो इसको ड्यूअल टैक्स स्ट्रक्चर कहता है। तो यूपी आरपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था आरएस के मेंस में कि क्या आप
जीएसटी की दोहरी कर संरचना से सहमत हैं? क्या आप जीएसटी की दोहरी कर संरचना सहमत है कि नहीं है? है या नहीं है? नहीं है? है? तो हाँ ना में जवाब नहीं देना है, 50 शब्दों में देना था। कितने शब्दों में देना है? 50 शब्दों, ऐसे नहीं हाँ हाँ नहीं। और नहीं नहीं कैसे हो सकता है? सरकार इतना बड़ा सुधार कर रही है, तुमको ना ना मेरे को जमा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई हमें उसके बारे में देना तर्क कि भाई अगर सरकार ने इतना सोच समझकर कुछ काम किया होगा तो उसमें कुछ तो पॉजिटिव बात रही होगी तो अपन को बताना पड़ेगा कि भाई ये हम इससे क्यों सहमत है। आउटराइटली आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हो कि भाई मेरे कोई आइडिया ही पसंद नहीं आ रहा। हालांकि ऐसा हो सकता है कि भाई आप ये कहोगे इसमें थोड़ी बहुत ऐसी ऐसी कमियां है, वो आलोचनाएं ठीक चलती है, लेकिन ऐसे को नहीं जीएसटी के बारे में तो ना मेरे जीएसटी पसंद नहीं आया। अरे यार तुम सरकार के कर्मचारी बनोगे और तुम कहोगे मेरे को पसंद ही नहीं आया, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो तुम्हें ही काम करना है तो तुम्हें तो पसंद करना ही पड़ेगा। तो जीएसटी की दोहरी कर संरचना क्यों बनाई गई है? दो कारण है। पहली बात तो जीएसटी जब लागू किया गया तो उसमें केंद्र के टैक्स भी शामिल किए गए और राज्य के भी। और जब केंद्र और राज्य दोनों के टैक्स शामिल किए गए तो केंद्र भी टैक्स लगाएगा और राज्य भी लगाएगा। तो केंद्र किस नाम से लगाएगा? सीजीएसटी, और राज्य किस नाम से लगाएगा? एसजीएसटी के नाम से लगाएगा। जैसे अभी अपन ने ये बनाया था नहीं कि केंद्र के भी बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे और राज्य के भी हुआ करते थे, और इनको मिलाकर बना दिया जीएसटी। लेकिन ये ऐसे बनाया है, केंद्र वालों को बोल दिया सीजीएसटी और राज्य को बोल दिया एसजीएसटी। तो केंद्र और राज्य, तो केंद्र वाले टैक्स को ऐसे मान लो। वैसे तो ऐसा नहीं है कि भाई ये मिलकर ये बने हैं और ये मिलकर ये बने हैं, पर क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों के टैक्स शामिल हुए हैं इसलिए केंद्र को भी टैक्स का अधिकार है और राज्य को भी टैक्स का अधिकार है। और दूसरा, भारत का जो राजनीतिक तंत्र है वो एक संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, और फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर केंद्र सरकार भी महत्वपूर्ण है और राज्य सरकार भी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए राज्य के पास भी टैक्स लगाने का अधिकार होना चाहिए ताकि उनके पास में भी टैक्स का रेवेन्यू आए, और वो रेवेन्यू आएगा तो फिर वो अपने खर्चे कर पाएंगे। इसलिए जीएसटी की संरचना कैसे बनाई गई है? दोहरी कर संरचना बनाई गई, जिसमें केंद्र भी टैक्स लगा रहा है और राज्य भी, सेंटर भी टैक्स लगाता है और स्टेट भी टैक्स लगाता है। तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे? उस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे? क्या आप जीएसटी की दोहरी संरचना सहमत हैं? तो ऐसे हाँ ना नहीं, पहले बताएंगे कि जीएसटी की दोहरी संरचना होती क्या है। पहले एक दो लाइन में तो दोहरी संरचना क्या है तो उसको समझाओ कि जब वस्तु और सेवा की आपूर्ति एक ही राज्य में की जाती है तब केंद्र सरकार सीजीएसटी लगाती है, राज्य सरकार एसजीएसटी लगाती है। केंद्र और राज्य के द्वारा एक साथ इस प्रकार से कर लगाना क्या कहलाता है? दोहरी कर संरचना कहलाता है। संघीय ढांचे में दोहरी कर संरचना युक्ति संगत है, फेडरल स्ट्रक्चर में ये लॉजिकल है। और क्यों लॉजिकल है? क्योंकि जीएसटी को जब बनाया गया तो उसमें केंद्र के भी टैक्स शामिल हुए और राज्य के भी टैक्स शामिल हुए, केंद्र के भी शामिल हुए और राज्य के, इसलिए और दोनों के खर्चे होते हैं तो दोनों को राजस्व की आवश्यकता है, इसलिए दोहरी कर संरचना बनाई गई है। ठीक है, तो उस तरीके से आंसर लिखना था उसका। तो ये तो कब है? जब आपूर्ति का एक ही राज्य। लेकिन अगर आपूर्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में हो तो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो तो इस पे जो टैक्स लगेगा वो कौन सा लगेगा? आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। कौन सी टैक्स है? इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी का कलेक्शन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। आईजीएसटी का कलेक्शन करेगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार खुद का हिस्सा तो रख लेगी और राज्य का हिस्सा कंज्यूमिंग स्टेट को दे देगी, जो भी उपभोग करने वाला राज्य है उसको दे देती है। और इसीलिए जीएसटी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो जीएसटी कैसा टैक्स है? एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जो है वो है, क्योंकि इसका बेनिफिट किसको दिया रहा है? कंज्यूमिंग स्टेट को। कंज्यूमिंग स्टेट को क्यों देते हैं बेनिफिट? ताकि उत्पादन जो है वो और ज्यादा बढ़े, मतलब कंजप्शन बढ़ेगा, और कंजप्शन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो बेसिकली तो सबसे पहले डिमांड को बढ़ाना है। तो डिमांड को बढ़ाने के लिए, कंजप्शन को बढ़ाने के लिए इसका बेनिफिट किसको दिया जाता है? कंज्यूमिंग स्टेट। और अगर आप आयात कर रहे हो तो इंपोर्ट पर भी क्या लगता है? आईजीएसटी। अगर हम विदेश से कोई सामान मंगाए, अगर आप कोई सामान कहां से मंगा रहे हो? विदेश से, तो विदेश से जैसे सामान मंगाओगे, जैसे कल अपन ने एग्जाम्पल लिया था ना मार्बल वाला, ये मार्बल का ट्रांसफर कर रहे थे तो किशनगढ़ से कर रहे थे, लेकिन मान लो कि ये मार्बल इटली से आ रहा हो तो
इटली से आ रहा हो तो सबसे पहले आएगा बंदरगाह पर, और जैसे ही बंदरगाह पर आएगा तो पहले तो केंद्र सरकार एक टैक्स लगाएगी। बताओ दें कौन सा टैक्स लगेगी? इंपोर्ट टैक्स। कौन सा टैक्स होता है? केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर पढ़े थे ना, बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो केंद्र सरकार टैक्स लगाएगी कौन सा? बेसिक कस्टम। उसके बाद उस पर एक और टैक्स लगेगा, वो कौन सा लगेगा? आईजीएसटी। पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी, वो केंद्र सरकार लगा रही है, पूर्ण रूप से वो केंद्र सरकार की। फिर कौन सा लगेगा? आईजीएसटी। तो आईजीएसटी का भुगतान और करना पड़ेगा। किस कौन भुगतान करेगा? जिसने मंगवाया, जिसने सामान मंगवाया है वो बेसिक कस्टम ड्यूटी का भुगतान भी करेगा और आईजीएसटी का भुगतान भी करेगा। किसको करेगा? केंद्र को। अब देखो बेसिक कस्टम ड्यूटी तो पूरी केंद्र की है, तो वो तो खुद पूरा ही रख लेंगे। और आईजीएसटी, आईजीएसटी कंप्लीटली केंद्र की नहीं है, उसमें केंद्र अपना हिस्सा तो रख लेगा और राज्य का हिस्सा कौन सा करो देगा? जिस राज्य में ये उपभोग हो रहा है। मतलब ये मार्बल किसने मंगवाया है? अगर ये कहे कि भाई ये जो मार्बल जिसने मंगवाया है वो आदमी जयपुर में रह रहा है, तो कौन सी सरकार को मिलेगा? राजस्थान सरकार को मिलेगा। और ये आदमी जयपुर में ना लगे लखनऊ में रहता तो यूपी सरकार को मिलता। ये आदमी पटना में रहता तो बिहार सरकार को मिलता। तो जहां पर भी उसका हो रहा है कंजप्शन, उस सरकार को उसका बेनिफिट दिया जाएगा। तो जो आयात होते हैं, इंपोर्ट्स होते हैं, इंपोर्ट्स पर भी कौन सा टैक्स लगता है? आईजीएसटी जो है लगाया जाता है। लिख दो, देखें एक लाइन और। आयातों पर भी आईजीएसटी लगाया जाता है। आईजीएसटी इज ऑल्सो लेवाइड ऑन इंपोर्ट्स। आयातों पर भी आईजीएसटी लगाया जाता है। आईजीएसटी इज ऑल्सो इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट्स। आयातों पर भी आईजीएसटी लगाया जाता है। आईजीएसटी इज ऑल्सो लेवाइड ऑन इंपोर्ट्स। तो जो भी आयात करेंगे तो उसमें कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाता है। अब देखो अभी तक अपन ने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं, इन सारे एग्जाम्पल के अंदर हमने रेट कितनी लगा रखी है? 10%, 10%, 10%, क्योंकि कैलकुलेशन करना आसान है। लेकिन क्या वास्तविक रूप में 10% लगता है? तो वास्तविक रूप में जीएसटी की जो दरें हैं, जीएसटी की कुछ है रेट्स, और रेट्स में अभी हो गया है बदलाव। रेट्स में क्या हुआ है? बदलाव हुआ है, और उसके ऊपर बन दे देते हैं जीएसटी के सुधार। देखो जीएसटी एक तो 1.0, 1.0 तो मतलब 1 जुलाई 2017 को जो जीएसटी लागू हुए थे, उस समय की रेट्स क्या थी? तो उस समय रेट जो है वो बेसिकली, एक तो रेट है 0%, जिसको बोलते हैं अपन निल रेट, कि बहुत सारी चीजें तो ऐसी है जिसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा? 0%, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इसको वैसे रेट मानते भी नहीं है कि भाई ये भी एक रेट है। स्टैंडर्ड या मुख्य रूप से रेट कितनी है? तो उनका 4, 5%, 12%, 18% और 28%। कुछ चीजों पे टैक्स लगता है 5%, कुछ पे लगता था 12%, कुछ पे लगता था 18% और कुछ पे लगता था 28%। इसके अलावा फिर कुछ होते थे अपवाद, कुछ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या? जैसे अगर आपके पास में रफ डायमंड है, अगर कोई कच्चा हीरा हो तो उस पे टैक्स लगता था 0.25%, और अगर कोई पॉलिश्ड डायमंड हो तो उस पे लगेगा 1.25%, और अगर गोल्ड, सिल्वर या कोई मोती या पर्ल्स हैं तो इस पे टैक्स लगेगा 3%। ये क्या है? अपवाद वाली रेट है। ये मुख्य रेट नहीं है, ये तो क्या है? अपवाद। मुख्य रेट कौन सी है? ये। तो मुख्य रेट यही है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? अब आया जीएसटी 2.0। पहले तो था जीएसटी 1.0 और फिर आ गया जीएसटी 2.0। इस जीएसटी 2.0 की घोषणा कब की गई? 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का जो भाषण था, उस भाषण में यह कहा गया कि हम एक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स करेंगे। और नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म करने का मतलब है हम जीएसटी की दरों में करेंगे बदलाव।
और लोगों को दिवाली पर जो है देंगे एक गिफ्ट, ठीक है। तो इसकी घोषणा पहली बार प्रधानमंत्री ने कब की? 15 अगस्त को की, स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान। लेकिन प्रधानमंत्री के घोषणा करने से नहीं होता है। जीएसटी के जो डिसीजन होते हैं उसके लिए एक संस्था बनी हुई है, एक संवैधानिक संस्था है जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो सारे कौन लेता है? जीएसटी काउंसिल लेगी, अकेले प्रधानमंत्री नहीं लेंगे। जीएसटी काउंसिल, काउंसिल के अंदर केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकारें भी है। भाई जीएसटी अकेले केंद्र का थोड़ी है, इसमें तो राज्यों का भी तो हिस्सा है, तो राज्य सरकारें भी इसमें शामिल है। तो जीएसटी काउंसिल इसका निर्णय लेती है। तो इसका जो निर्णय है, डिसीजन, ये कब लिया गया? डिसीजन लिया गया 3 सितंबर 2025 को। जीएसटी परिषद, इस जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में, कौन सी बैठक थी? 56वीं। इसकी 56 जो मीटिंग है, उस 56 मीटिंग के अंदर ये डिसीजन लिया गया। कितने तारीख को लिया गया? और ये लागू कब हुआ? लागू हुआ 22 सितंबर 2025, 22 सितंबर 2025, और इसको नाम दे दिया गया जीएसटी बचत उत्सव। क्या है? जीएसटी बचत उत्सव नाम के नाम से इसको लागू कर दिया गया। कब से लागू हुआ है? 22 सितंबर से। नवरात्र जब शुरू हुए तो उस दिन से ये लागू हो गया। क्या परिवर्तन हो गया सब इसमें? तो जीएसटी 2.0 में सबसे पहले तो 0% या नील रेट है, वो एज इट इज है, नील रेट है। और इसके अंदर जो वस्तु और सेवाएं हैं उनकी संख्या को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। मोर गुड्स एंड सर्विसेज, वो आ गई कौन से में? नील रेट्स में। नील रेट जो है उसमें और ज्यादा वस्तु और सेवाओं को शामिल कर लिया गया। जैसे जैसे इसके अंदर जो है वो आपका पनीर, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर का मिल्क, रोटी, पराठा, ठीक है। इसके अलावा मेडिसिन, दवाइयां, कुछ दवाइयां वगैरह, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब किसमें शामिल हो गए? 0%। यानी बहुत सारी चीजें जिसको किसमें लिया है? वो 0%। ऐसी चीजें जो कि गरीब आदमी यूज करता है या फिर बहुत बुनियादी चीजें हैं, बुनियादी आवश्यकता की चीजें, उनको किसमें लिया है? 0%। फिर उसके अलावा कहा कि 12% और 28% की स्लैब को करेंगे हम खत्म। तो इनको क्या कर लिया गया? इनको कर दिया गया समाप्त। इनके लिए समाप्त निर्णय। 2 रेट होगी मेन, मुख्य रेट कितनी है? 2 रेट्स। एक रेट को तो नाम दिया गया स्टैंडर्ड रेट। एक तो हमारी स्टैंडर्ड रेट है। स्टैंडर्ड रेट मतलब वो रेट जिस पर अधिकतर वस्तु और सेवाओं को टैक्स किया जाएगा। तो स्टैंडर्ड रेट है कितनी? 18%। 12% तो खत्म ही हो गया ना, 12 और 28 तो हो गए खत्म। अब स्टैंडर्ड रेट कौन सी है? 18%। तो अधिकतर वस्तु और सेवाएं कौन सी रेट पर है? 18%। जैसे अपने कोचिंग सर्विस है, कौन से रेट पर है? 18%। तो अधिकतर वस्तु और सेवाओं को किस रेट पर रखा गया? 18%। फिर उसके द्वारा बाद में एक रेट है जिसको नाम देंगे मेरिट रेट, उसको नाम दिया गया है मेरिट रेट। और मेरिट रेट में 5%। मेरिट रेट कौन सी है? 5%। 5% में वो चीजें, मेरिट का मतलब होता है वो वस्तु या वो सेवाएं जो कि समाज के लिए, पर्यावरण के लिए अच्छी है, और या फिर जो बुनियादी चीजें हैं। तो एसेंशियल गुड्स, या जो समाज या पर्यावरण के लिए अच्छी है, ऐसी वस्तुओं को मेरिट वस्तुएं। और उन मेरिट वस्तुओं के लिए रेट कौन सा है? 5% का मेरिट रेट जो है वो रखा जाएगा। और इसके अलावा ऐसी चीजें जो समाज या पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है, तो उसके लिए एक एडिशनल रेट है जिसको नाम दिया गया है डीमेरिट रेट। क्या नाम है? डीमेरिट रेट। और ये डीमेरिट रेट कितनी? 40%। ये 40% की रेट किस पे लगेगी? एक तो लगेगी लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज पर। तो अगर या तो आप कोई लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज यूज करते हो, या फिर आप कोई सिन गुड्स का प्रयोग करते हो। सिन गुड्स मतलब जैसे कोई पान मसाला, जुबा केसरी कर रहे हो तो ये लगाएगा। अगर आपने कोई सिगरेट वगैरह यूज कर रहे हो, पान मसाला, सिगरेट पर, बीड़ी, तंबाकू, जर्दा वगैरह है, तो इन पर कितना टैक्स लगाएंगे?
कितना लगाएंगे? 40%। शराब पर, शराब पर लगाएंगे क्या? शराब पर नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? शराब जो है वो जीएसटी से बाहर है। शराब लगती है कि शराब पर कौन टैक्स लगाता है? राज्य सरकार, और राज्य सरकार लगाती है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगाती है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। तो डीमेरिट वस्तुओं में, जैसे डीमेरिट वस्तुओं नाम लेते हैं तो आदमी को याद आता है कि हाँ तंबाकू ये लगा तो शराब भी होगी। ना ना ना, शराब उसमें शामिल नहीं है। किसी को क्वेश्चन बनाना होगा तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बना सकता है ऐसा कि जैसे डीमेरिट वस्तुओं की रेट कौन कौन सी वस्तुओं पर लगाई जाती है। तो एक उसमें नाम दे दो, सिगरेट, तंबाकू, और फिर एक कोई जो है वो पान मसाला, और फिर एक शराब। तो इनमें से व्यक्ति लगे यार किस में नहीं लगाते होंगे? पान मसाले पे नहीं लगाते होंगे, वो तो इतनी खराब थोड़ी है। लेकिन उसका सही जवाब क्या है? शराब। शराब क्यों? क्योंकि शराब पर कौन लगाता है? राज्य सरकार टैक्स लगाती है, इस वजह से उसको जीएसटी से रखा हुआ है बाहर। तो ये 40% की कैसी रेट है? डीमेरिट रेट। तो दो रेट है वैसे तो मुख्य रूप से, एक तो स्टैंडर्ड रेट है 18% की जिसमें अधिकतर वस्तु और सेवाएं होगी, दूसरा मेरिट रेट है 5% की, और फिर एक एडिशनल रेट है, एक अतिरिक्त रेट है, वो कौन सी है? उसको डीमेरिट रेट कहते हैं, 40% की, या तो लग्जरी गुड्स पे या फिर सिन गुड्स के ऊपर ये जो है लगाते हैं। सिन गुड्स का मतलब जो वस्तुएं समाज के लिए या पर्यावरण के लिए हानिकारक है उनको अपन क्या घोषित कर सकते हैं? सिन गुड्स कह सकते हैं। और ये जो अपवाद है वो तो एज इट इज रखेंगे, अपवाद तो एज इट इज। मतलब कोई रफ डायमंड हुआ, कच्चा हीरा हुआ तो 0.25%, पॉलिश डायमंड हुआ तो उसमें 1.25%, गोल्ड सिल्वर पर्ल्स हुए तो 3% के। अपवाद तो जो है एज इट इज रहेंगे। इसमें एक अपवाद के अंदर जो है वो एक 12% पे भी रखा हुआ है, ईंट को। ईंट बनाते हैं तो वो अभी भी किस पर है? 12% पे सिर्फ एक ही आइटम बचा हुआ है और वो है ईंट। तो ईंट का मैन्युफैक्चरिंग, ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसको अभी भी 12% लगे, लेकिन इस पे आईटीसी का बेनिफिट नहीं दिया जाता। नो आईटीसी। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं है। बाकी ब्रिक्स अभी भी किसके ऊपर है? 12% पर। फिर इसके अंदर और कुछ और भी परिवर्तन किए गए, जैसे जीएसटी का अनुपालन आसान बनाया गया, इजियर कॉम्प्लायंस, कि हम अगर कोई व्यवसाय जीएसटी को पालन करना चाहता है तो पालन करना क्या हो जाए उसके लिए और भी आसान हो जाए। तो आसान कराने के लिए क्या करते हैं? तो जीएसटी के अंदर देखो आपको सबसे पहले तो करवाना पड़ता है पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। तो सरकार कह रही है कि भाई हमने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कर दी है आसान, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को आसान बना दिया ताकि आसानी से हो जाए आपका रजिस्ट्रेशन। फिर जीएसटी के अंदर जब भी अपन कोई व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय करते समय हमने कितने की सामान खरीदा, कितने का सामान बेचा, ये सब सरकार को बताना पड़ता है, हर महीने का बताना पड़ता है। हर महीने की एक रिपोर्ट जमा करानी पड़ेगी और उस रिपोर्ट में आप लिखोगे कि हमने इतने इतने रुपए का सामान खरीदा था, इतने इतने रुपए का सामान बेचा, इतने इतने वस्तु और सेवा की आपूर्ति हमने की है। हर महीने की भी रिपोर्ट जमा करानी पड़ेगी, 3 महीने की भी करानी पड़ेगी, 6 महीने की भी करानी पड़ेगी, साल की भी करानी पड़ेगी, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट्स जो जमा कराते हैं उनको बोलते हैं रिटर्न। तो जीएसटी के रिटर्न जमा कराना ये भी क्या हो गया है? आसान। तो सरकार कह रही है कि रिटर्न जमा कराने को भी हमने कर दिया है आसान। आसान मतलब उसमें जो फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में बहुत सारे आइटम है जिसको सरकार ने कहा प्री फिल्ड है। प्री फिल्ड मतलब पहले से भरे हुए। जैसे आप एग्जाम का फॉर्म भरते हो तो एग्जाम के फॉर्म में क्या करते हो भाई? पहली बार आपने, अरे रोल नंबर नहीं भरते, एग्जाम के फॉर्म में रोल नंबर आते हैं क्या? एडमिट कार्ड में आता है रोल नंबर। एग्जाम का जब फॉर्म भरते हैं तो क्या भरते हैं? नाम भरते हो, ये मेरा नाम है, ये पिताजी का नाम है, ये मेरा एड्रेस है, ये मैंने 10th यहाँ से की थी, इसमें इतने परसेंट आए थे, 12th यहाँ से की थी, इसमें इतने परसेंट आए थे, ग्रेजुएशन में ये किया। अब एक का फॉर्म भरा तो वही सारी डिटेल्स वही है, दूसरा फॉर्म भरने जाओ तो डिटेल्स वही है, लेकिन वो चीजें आ जाती है आजकल ऑटोमेटिक आ जाती है ना एसएसओ आईडी से। तो बस वैसा ही। तो प्री फिल्ड है, प्री फिल्ड का मतलब पहले से भरा हुआ है। अगर आपने कुछ नया कर लिया है कि साहब मैंने ग्रेजुएशन पिछली बार फॉर्म भरा था तो ग्रेजुएशन किया था, अब पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, तो बहुत थोड़ा बहुत चेंज कर दो, आप ऐड कर दोगे। लेकिन बाकी जो चीजें नहीं हुई है उनको ज्यादा झंझट लेने की जरूरत नहीं। वैसा ही यहां पर कि अगर आपकी चीजों में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया तब तो बात ठीक है, लेकिन पहले से कई सारी चीजें जो पहले से भरी हुई होगी तो प्री फिल्ड रिटर्न्स जो है वो आपको मिलेंगे। तो रिटर्न्स जमा कराना क्या हो गया? उसको आसान कर दिया गया, पंजीकरण आसान कर दिया, रिटर्न जमा कराना आसान कर दिया। और सरकार कह रही है कि हम रिफंड भी टाइम पर कर देंगे।
सरकार से अपन जो पैसे मांगते हैं ना वापस, कि हमारे पैसे तुम्हारे पास ज्यादा चले गए वापस दे दो, तो सरकार कह रही है कि हम टाइम पर कर देंगे। कर देंगे मतलब कर देंगे, कब कर देंगे? कर देंगे जब भी करेंगे, लेकिन कह तो रहे हैं कि हाँ कर देंगे। तो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन भी आसान हो गया, रिटर्न जमा कराना आसान कर दिया और रिफंड्स को आसान कर दिया गया। तो इस तरीके से जीएसटी को अनुपालन करना भी क्या कर दिया गया? आसान कर दिया। तो क्या क्या चेंजेस हुए जीएसटी 2.0 के अंदर? जीएसटी 2.0 इसकी घोषणा कब की गई? 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर, इंडिपेंडेंस डे की जो स्पीच थी उस पर घोषणा की गई। इसका निर्णय कब लिया गया? 3 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल की कौन सी बैठक में? 56वीं बैठक के अंदर यह निर्णय लिया गया। ये कब से लागू हुआ? 22 सितंबर 2025। और इसको सरकार ने क्या नाम दिया? जीएसटी बचत उत्सव, जो है जीएसटी बचत उत्सव नाम दे दिया गया। और इसके अंदर क्या बदलाव हुए? तो सबसे पहले तो जीएसटी की रेट्स में बदलाव हुआ है। तो एक तो पहली रेट तो है 0%, जिसको नाम देते हैं निल रेट। तो ये जो निल रेट है या फिर एग्जम्पशन रेट है, जिन चीजों पर कोई रेट, कोई भी टैक्स, कोई भी जीएसटी नहीं लग रहा, वो जीएसटी से छूट है। तो इसके अंदर ज्यादा वस्तु और सेवाओं को शामिल किया गया है। पहले के मुकाबले क्या कर दिया गया है? ज्यादा। जैसे पनीर वगैरह पर पहले टैक्स लगता था, अब उनको किसमें शामिल कर लिया अपन? इधर निल के अंदर शामिल कर लिया गया। पनीर पे, दूध पर, रोटी, पराठा, दवाइयां, हेल्थ इंश्योरेंस, इनको सबको किस पे लिया है? 0% पर। फिर 12 और 28% की रेट्स को कर दिया गया है समाप्त। दूसरी बात क्या की गई? 12 और 28% की रेट को समाप्त कर दिया गया। और जो महत्वपूर्ण दरें हैं वो दो दरें, जीएसटी की प्राथमिक दरें या जीएसटी की मुख्य दरें हैं, वो कौन सी है? दो दरें हैं, दो मेन रेट्स हैं। एक तो स्टैंडर्ड रेट है, एक तो मानक रेट है। वो कितनी है? 18%। अधिकतर वस्तुओं को 18% पर, अधिकतर वस्तु और सेवाओं को किस पर रखा गया है? 18%। फिर है मेरिट रेट। मेरिट रेट कितनी है? 5%। तो मेरिट रेट का मतलब या तो बुनियादी आवश्यकता की वस्तु और सेवाएं, या ऐसी वस्तु और सेवाएं जो समाज के लिए अच्छी है, समाज और पर्यावरण के लिए अच्छी है, उनको किस पर रखा गया है? 5% पर। फिर एक अतिरिक्त दर और है, वो कौन सी है? डीमेरिट रेट। और डीमेरिट रेट में 40%। लेकिन डीमेरिट रेट पे बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसके अंदर सिर्फ ऐसी चीजें जो कि या तो लग्जरी की है या फिर सिन गुड्स है। तो लग्जरी या सिन गुड्स के लिए रखी गई है कौन सी रेट? 40% की रेट जो है वो रखी गई। फिर अपवाद जो पहले चल रहे थे वो एज इट इज ही अपवाद है। और अपवाद में एक और अभी ऐड कि 12% की रेट किस पर है? ईंट पर। ब्रिक्स जो है उस ब्रिक्स के ऊपर 12% की रेट है। तो आरपीएससी तो नहीं पूछते, लेकिन यूपीएससी में कई बार जो है वो ऐसे कह देते हैं 12% की रेट पर एक भी आइटम शामिल नहीं है। तो एक भी आइटम शामिल नहीं, ये कथन गलत है। एक आइटम है, तो एक आइटम है तो भाई अपवाद तो है। तो ठीक है। और इसका अनुपालन क्या कर दिया गया है? आसान कर दिया है। अनुपालन में क्या किया? पंजीकरण आसान हो गया, रिटर्न जमा कराने जो है वो भी आसान हो गए, और रिफंड जो है वो कहेंगे समय पर रिफंड जो है वो दे दिया जाएगा। अब इससे क्या लाभ होगा? ये जीएसटी 2.0 से क्या बेनिफिट्स हैं? तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे जीएसटी 2.0 से? देखो, बेनिफिट्स की जब भी चर्चा करनी हो तो किसके दृष्टिकोण से सोचो? एक तो सोचो कंज्यूमर के दृष्टिकोण से, एक सोचो सरकार के दृष्टिकोण से, एक सोचो बिजनेस के दृष्टिकोण से। तो कंज्यूमर के दृष्टिकोण से चीजें हो गई सस्ती। सस्ती हो गई तो बचत उत्सव कह रहे हैं कि बचत उत्सव मनाएंगे। तो कंज्यूमर के दृष्टिकोण से तो वस्तु और सेवाएं हो गई आसान, सस्ती हो गई, आसान कह रहे, सस्ती हो गई। दूसरा, सरकार के दृष्टिकोण से, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या? गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चीजें सस्ती हो गई तो लोग वह खर्चा ज्यादा करेंगे, खर्चा ज्यादा करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था को ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा, और जीडीपी बढ़ेगी, रोजगार के अवसर सृजित होंगे। तो ये सरकार के दृष्टिकोण से अच्छा ही है। दूसरी बात कि अगर कंजप्शन बढ़ेगा तो सरकार को भी ओवरऑल जो रेवेन्यू होगा वो बढ़ेगा, तो सरकार का जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगा। फिर आपने चीजों को आसान बना दिया तो टैक्स का भुगतान करने वालों की संख्या जो है वो क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। तो कर भुगतान करने वालों की संख्या बढ़ेगी तो टैक्स बेस बढ़ जाएगा, कर का जो आधार है वो कर का आधार भी बढ़ेगा, तो सरकार के लिए टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है, अल्पकाल में तो सरकार को रेवेन्यू का लॉस हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर सरकार को रेवेन्यू का क्या होगा? बेनिफिट होगा, क्योंकि कंजप्शन लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़ेगा। तो इसलिए ये जो है चीज भी आसान होगी। फिर सरकार के लिए भी देखो, जो चीजें आसान हो जाती है तो सरकार के लिए भी आसान है। जीएसटी का एडमिनिस्ट्रेशन करना सरकार के लिए क्या हो गया? आसान। अब जो है वो जीएसटी का प्रबंधन करना, जीएसटी को जो सरकार जो उसका प्रशासन कर रही है तो वो भी आसान हो गया। जीएसटी के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए भी जीएसटी अब समझना और आसान हो गया। मल्टीपल रेट्स होती है तो चीजें थोड़ी जटिल हो जाती है।
कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि पहले जीएसटी में खूब सारे डिस्प्यूट्स भी हुआ करते थे, तो अब वो डिस्प्यूट्स वगैरह की संख्या कम हो जाएगी कि जीएसटी के डिस्प्यूट्स जो है पहले मतलब बात बात के डिस्प्यूट थे, जैसे पहले ये रोटी और पराठे का एक डिस्प्यूट था कि एक तो थी रोटी और दूसरा है पराठा, तो एक कोई निर्माता था और उस निर्माता ने जो है वो मतलब तो फ्रोजन फ्रोजन रोटी और फ्रोजन पराठे बेचता था वो, तो फ्रोजन रोटी और फ्रोजन पराठा बेचता है। अब फ्रोजन रोटी जो है उसके ऊपर 12% की रेट थी, तो उसने कहा कि भाई जैसे मान लो उसने 100 रुपए की रोटी बेची, तो कंज्यूमर से कितने वसूल किए 112, 100 रुपए की रोटी है, 12% का टैक्स है, तो दो भाई 112 रुपए, 100 रुपए अपनी जेब में डाले, 12 रुपए सरकार में जमा करा दिए। फिर उसने ये पराठा बेचा, 100 रुपए का पराठा बेचा, तो उसने वो भी 12% पे बेच दिया, तो उसमें रेट कितनी है 12%, तो उसने 12% कलेक्ट कर लिया और सरकार को जमा करा दिया। सरकार ने थोड़े से दिनों बाद में उसको नोटिस दे दिया, तो भाई तुम्हारा जीएसटी बकाया है। उसने कहा बकाया कहाँ है, जिताया था सारा तो जमा करा दिया। ना 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 ना, रोटी पे तो सही जमा कराया है, पराठे पे कम जमा कराया है। कम कैसे जमा कराया, 12% कलेक्ट करके 12% पूरा का पूरा जमा कराया, कम कैसे कराया? ना ना ना, आपको उस पर 18% लगता है जीएसटी, आपने जमा कराया 12, तो 6 रुपए बाकी है न? तो अगर 18% था तो आपने 12 कैसे जमा कराए? तो उसने कहा 12% मतलब 18 कैसे होता है, रोटी पराठा तो एक ही होता है, तो हमने तो दोनों पर 12% ही लगा रखी है। ना ना ना, तुमने लगा रखी है तो गलत लगा रखी है। सरकार के दृष्टिकोण से रोटी अलग है, पराठा अलग है, रोटी रोटी होती है, पराठा पराठा होता है, तो रोटी और पराठे को एक साथ नहीं रखा जा सकता। अब वो कह यार ये ऐसा क्या होता है, तो फिर उसने केस कर दिया। जीएसटी की एक कोर्ट होती है, जीएसटी का ट्रिब्यूनल है, तो ट्रिब्यूनल के अंदर मामला चला गया, ट्रिब्यूनल ने फैसला सरकार के पक्ष में दे दिया कि जो सरकार कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, रोटी अलग होती है पराठा अलग होती है, चुपचाप कराओ जमा। फिर उसने कहा यार ऐसे कैसे, तो उस ट्रिब्यूनल के जो फैसले होते हैं उसके ऊपर इसका एक एपलेट होता है, अपीलीय अधिकरण होता है, तो अपीलीय अधिकरण में चले गए और अपीलीय अधिकरण में जाकर फिर विवाद हुआ। अपीलीय अधिकरण ने कई दिनों तक मामला सुना और मामला सुनकर कोई 2 साल तक मामला सुना, और 2 साल तक मामला सुनने के बाद में वो अपीलीय अधिकरण इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि रोटी और पराठा अलग नहीं होते हैं, पराठा रोटी का ही एक रूप है। क्या है? पराठा रोटी का ही एक रूप है। क्या ऐतिहासिक फैसला है, देश की दशा और दिशा को परिवर्तित करने वाला फैसला है ये। संवैधानिक इतिहास में इसको बहुत गहराई से अध्ययन किया जाएगा कि इस कंक्लूजन पर आप पहुंचे कैसे, कौन से प्रावधानों का आपने देखा है इसको, दुनिया में अध्ययन होगा इसके ऊपर, दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ आएंगे और कहेंगे क्या यार ये है फैसला, तो ये होता है फैसला। एक तो अपन ऐसे कोई पॉलिटी में पढ़ते हैं, केशवानंद भारती, ये सब ये क्या, ये कोई फैसला केशवानंद भारती, फैसला तो है रोटी और पराठा, तो रोटी और पराठा क्या है। लेकिन वैसे देखा जाए तो कोई ये कोई बात है, ये कोई सोचने की बात है, ये कोई चर्चा करने की विषय। 2 साल तक भाई उस जीएसटी वो जो एपलेट ट्रिब्यूनल उसके जज का भी दिमाग खराब हुआ होगा, उसमें वकीलों का भी दिमाग खराब होगा कि ऊपर कर क्या रहे हैं यार, अपन जो है वो रोटी पराठे को अलग कर रहे हैं। ऐसे काजू कतली का भी विवाद है, काजू कतली पे सिल्वर फॉइल लग जाए तो टैक्स की रेट अलग है, सिल्वर फॉइल नहीं लगे तो टैक्स की रेट अलग। और वो पहले तो ऐसा चल रहा था कि भाई इसके अंदर ये जो फालूदा है, फालूदे के ऊपर तो भी डिसीजन ही नहीं हुआ था, तो इसका मतलब जीएसटी के डिस्प्यूट्स क्या है, ज्यादा थे। अब ये डिस्प्यूट सरकार के लिए भी बेकार है और बिजनेस के लिए भी बेकार है। बिजनेस भी अपना दिमाग जो है वो कहाँ लगाए, अपने बिजनेस में लगाए, कैसे कानूनी विवादों में लगाए, बिजनेस में लगाना चाहिए। और सरकार के लिए भी जो टैक्स रेवेन्यू आ जाना चाहिए था टाइम पर, वो टैक्स रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो सरकार के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं है और व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं है। तो अब जीएसटी का प्रशासन करना जो है वो क्या हो जाएगा, आसान। अगर आप रेट्स को कम कर देते हो तो जीएसटी का प्रशासन करना आसान होगा। तब इसके कारण जो ऐसे जो विवाद है, इस प्रकार के जो विवाद है, उन विवादों की संख्या कम हो जाएगी, तो वो सरकार के दृष्टिकोण से भी अच्छी बात है। और क्या बेनिफिट होगा, अब बेनिफिट देख लेते हैं किसी दृष्टिकोण से। बिजनेस के लिए सरकार कह रही है कि अनुपालन करना बना दिया आसान, तो बिजनेस अनुपालन, टैक्स कॉम्प्लायंस करना, जीएसटी का कॉम्प्लायंस करना अब इजी हो गया है। फिर ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम था उसके अंदर एक समस्या थी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या को क्या कर दिया, काफी हद तक कम कर दिया। हालांकि अभी भी कुछ मामलों में है, लेकिन काफी हद तक वो जो समस्याएं है वो समस्याएं दूर हो गई। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है वो हो गया कम, तो इससे भी किसको फायदा है, बिजनेस को। तो बिजनेस के लिए टैक्स कॉम्प्लायंस करना आसान हो गया। व्यवसाय करने की सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई, तो व्यवसाय करने की सुगमता भी इससे बढ़ेगी। तो ये सारे बेनिफिट्स किसके लिए हुए, बिजनेस के लिए। तो अगर अपन बेनिफिट्स को देखें, इसके लाभ, तो लाभ किसके दृष्टिकोण से देखा जा सकता है,
बेनिफिट्स, बेनिफिट्स एक तो देखेंगे किसके दृष्टिकोण से, एक तो देखेंगे कंज्यूमर, तो कंज्यूमर के तो चीजें हो गई सस्ती, चीप हो गई है, ठीक है। और खासकर जो बुनियादी आवश्यकता की चीजें उसके ऊपर से जीएसटी हटा दिया गया है। बुनियादी आवश्यकता को किस पे ले आए, 0%। जैसे मेडिसिन है या फिर आपकी ये पनीर वनीर है, ये किस पे आ गए, 0% पर। और कंज्यूमर के लिए चीजें सस्ती हो गई तो कंज्यूमर के लिए जो उसके पास में दूसरे चीजों पर खर्च करने के लिए जो पैसा होगा वो बचेगा, तो कंज्यूमर की जो बचत है वो क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए इसको नाम ही क्या दिया गया, बचत उत्सव। तो बचत उत्सव कौन मना रहा है, कंज्यूमर मनाए, तो कंज्यूमर जो है वो बचत उत्सव मनाएगा। फिर सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए क्या बेनिफिट है, गवर्नमेंट के लिए सबसे पहले तो अगर ओवरऑल इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देखें तो कंजप्शन बढ़ेगा, तो उपभोग जो होगा वो बढ़ेगा। कंजप्शन बढ़ने से जीडीपी जो है वो भी बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ होगी, और जीडीपी ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन वो बढ़ेगा। और सरकार के लिए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाएगा, कर प्रशासन जो है वो आसान होगी। सरकार का टैक्स रेवेन्यू लॉन्ग टर्म के अंदर, अल्पकाल के अंदर तो हो सकता है कि कुछ शॉक हो जाए, कुछ चीजें कमी हो जाए, लेकिन दीर्घ काल में सरकार का जो टैक्स रेवेन्यू है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। सरकार का टैक्स बेस, कर आधार, ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। कर आधार का मतलब कितने लोग टैक्स चुका रहे हैं, तो टैक्स चुकाने वालों की संख्या क्या होगी, ज्यादा है, क्योंकि आपने जब चीजों को इजी बना दिया है तो ब्लैक मनी वो वाली चीजें जो है वो कम हो जाएगी और ज्यादातर लोग जो है वो टैक्स चुकाने में आएंगे, तो टैक्स बेस जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो टैक्स बेस भी बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान हो गया, जीडीपी की ग्रोथ हो रही है, कंजप्शन को बढ़ावा मिल रहा है, तो ये सब बेनिफिट्स किसके लिए, सरकार के लिए। और बिजनेस को क्या बेनिफिट्स है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यवसाय करने की सुगमता क्या हो गई है, बढ़ गई है। और व्यवसाय करने की सुगमता के अलावा अनुपालन आसान हो गया, जो टैक्स कॉम्प्लायंस है, कर का अनुपालन, अनुपालन मतलब उसका पालन करना, तो टैक्स कॉम्प्लायंस इजियर हो गया। और इनके लिए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की जो समस्या थी उसको, उसमें कमी हो गई है, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर नहीं रहेगा अब, तो उनके पास पैसा नहीं अटकेगा, तो वर्किंग कैपिटल जो है आपके पास रहेगी, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को क्या कर दिया गया है, वो कम होगी, तो वो इनकी समस्या होगी। और बिजनेस के लिए भी देखा जाए तो कर के विवाद जो है वो विवाद कम हो जाएंगे, और टैक्स सिस्टम में जो है वो सिंप्लिसिटी हो गई है, टैक्स सिस्टम कैसा हो गया है, सिंपल हो गया, मतलब वो सरल कर सिस्टम जो है वो बना दिया गया है। तो इस तरीके से ये बेनिफिट्स हैं, किस किस के लिए बेनिफिट हो गए, कंज्यूमर के दृष्टिकोण से, सरकार के दृष्टिकोण से और बिजनेस के दृष्टिकोण से इस प्रकार के बेनिफिट्स हैं। तो ये है जीएसटी 2.0, तो लिखो देखें इसको, पहले देखो आयात पे लिखा था ना, आयात पे आईजीएसटी लगाया जाता है, यहां पर थे ना अपन, जीएसटी की दरों की बात कर रहे थे, तो लिखो पहले जीएसटी की दरों में, जीएसटी की नई दरों को लागू किया गया है, न्यू रेट्स ऑफ जीएसटी हैज बीन इंप्लीमेंटेड, जीएसटी की नई दरों को लागू किया गया है, न्यू रेट्स ऑफ जीएसटी हैज बीन इंप्लीमेंटेड। पहले डीमेरिट रेट थी या नहीं, पहले जो ये जो डीमेरिट वाली चीज थी उनको सबको 28% पे रखा हुआ था, पर उस पर कई सारी डीमेरिट भी थी, कई नॉन डीमेरिट वाली चीजें भी कहां पर थी, 28%। तो जो डीमेरिट है तंबाकू वगैरह इन पे सब पर कितना लगता था पहले, 28%, 28% लगता था, और उसके ऊपर फिर सेस और लगता था, और सेस सरचार्ज लगा के लगभग 40% कर देते थे। तो पहले भी जो है ये तंबाकू वगैरह ये सब चीजें इन पर क्या लगता था पहले, 28% की तो जीएसटी लगती थी और उसके ऊपर लगता था सेस, तो सेस सरचार्ज लगा के टोटल कितना बढ़ा देते थे, 40% के करीब जो है बना दिया करते थे। हाँ, तो क्या लिखा है, न्यू रेट्स ऑफ जीएसटी हैव बीन इंप्लीमेंटेड, फिर एक ऐसे टेबल बनाओ,
ऐसे एक टेबल बनाओ, एक तरफ लिखो जीएसटी 1.0 और दूसरी तरफ लिखो जीएसटी 2.0। जीएसटी 1.0 पहले क्या था और जीएसटी 2.0। जीएसटी 1.0 1.0 ओ का मतलब 0। ठीक है, तो फिर इसमें लिखो जीएसटी की दरें, जीएसटी रेट्स, जीएसटी की दरें, जीएसटी रेट्स। कौन कौन सी रेट है? पहले तो 0% और इसको क्या बोलेंगे? निल रेट। और उसके अलावा 5%, 12%, 18% और 28%। 5%, 12%, 18% और 28%। फिर इसमें कुछ अपवाद, एक्सेप्शंस। अपवाद क्या है? रफ डायमंड। रफ डायमंड मतलब कच्चा हीरा। तो रफ डायमंड पर, कच्चे हीरे पर 0.25%। कच्चे हीरे पर भी, और इसके अंदर एक और चीज इसको ऐड कर दो, कीमती पत्थर, प्रीशियस स्टोन। रफ डायमंड पर भी 0.25% और प्रीशियस स्टोन पर भी, कीमती पत्थर, प्रीशियस स्टोन। और पॉलिश्ड डायमंड पर, पॉलिश्ड हीरे पर, पॉलिश किए हुए हीरे पर, हिंदी में लिख दो पॉलिश किए हुए हीरे पर। पॉलिश किया हुआ मतलब चमकीले हीरे पर, पॉलिश्ड डायमंड, इस पे 1.25%। और गोल्ड, सिल्वर, सोना, चांदी और मोती, गोल्ड, सिल्वर एंड पर्ल्स पर कितना है? 3%। ये तो हुआ जीएसटी 1.0। अब जीएसटी 2.0। तो 2.0 के बारे में पहले तो कुछ डेट्स लिखो, इंपॉर्टेंट डेट्स। जीएसटी 2.0, 2.0। और जीएसटी 2.0 को और क्या नाम दिया गया है? नहीं, बचत उत्सव तो वो लागू कर रहे हैं इसलिए बचत उत्सव। वैसे नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार, इसको और नाम क्या दिया गया? नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार। घोषणा, घोषणा और फिर आगे लिखो 15 अगस्त 2025 प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में, डिक्लेरेशन या अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट इन इंडिपेंडेंस डे स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर। घोषणा 15 अगस्त 2025 प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में, डिक्लेरेशन या अनाउंसमेंट इंडिपेंडेंस डे। पहले तो घोषणा कब हुई है? 15 अगस्त 2025। और कब, किसमें की गई है? इंडिपेंडेंस डे स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इंडिपेंडेंस डे स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट डेट, निर्णय, डिसीजन, निर्णय की डेट लिखो। निर्णय कब लिया गया? 3 सितंबर 2025, 3 सितंबर 2025।
कब? जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में, इन 56th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में, इन 56th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में। और लागू कब हुआ इंप्लीमेंटेशन? 22 सितंबर 2025, 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 22 सितंबर 2025। परसों नाम क्या दिया है? जीएसटी बचत उत्सव, तो ब्रैकेट में लिख दो जीएसटी बचत उत्सव। जीएसटी बचत उत्सव। फिर है जीएसटी की दरें, रेट्स ऑफ जीएसटी। तो पहले तो डेट्स थी, अब रेट्स है। तो जीएसटी की दरें, तो पहले तो कौन सी है? 0%। ये कैसी रेट है? निल रेट, निल रेट, और उसके आगे लिख दो 0%। और इसके अंदर एक लाइन और लिख दो इस 0% वाले रेट के आगे, अधिक वस्तु और सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है। मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन इट। अधिक वस्तु और सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है। मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन इट, जैसे जैसे दूध, पनीर, लाइक मिल्क, पनीर, दूध, पनीर, रोटी, पराठा, दूध, पनीर, रोटी और पराठा अलग अलग होते हैं। दूध, पनीर, रोटी, पराठा और क्या है? मेडिसिन, दवाइयां। दवाइयां, मेडिसिन सारी नहीं है, मतलब कुछ विशेष मेडिसिन है, कुछ 33 मेडिसिन है, उन्होंने नाम लिखे, तो वो इसमें है, ठीक है। और हेल्थ टू, दो दरें। पहली तो है स्टैंडर्ड दर या स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड दर, स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट कितनी है? 18%। और इस 18% के आगे क्या लिखोगे? अधिकतर वस्तु और सेवाएं, मोस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अधिकतर वस्तु और सेवाएं किस पर है? 18% पर। मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। और फिर है मेरिट दर, मेरिट रेट्स, मेरिट रेट, मेरिट दर कितनी है? 5%। तो बुनियादी आवश्यकता की वस्तु और सेवाएं, हाँ, बुनियादी आवश्यकता की वस्तु और सेवाएं, और ब्रैकेट में लिखो समाज तथा पर्यावरण के लिए सकारात्मक। एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज एंड पॉजिटिव फॉर सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। बुनियादी आवश्यकता की वस्तु और सेवाएं और समाज और पर्यावरण के लिए सकारात्मक, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज एंड पॉजिटिव फॉर सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। तो ये तो दो मुख्य दरें हो गई, एक तो स्टैंडर्ड दर है और दूसरी मेरिट दर है। फिर एक अतिरिक्त दर, एडिशनल रेट, अतिरिक्त दर। अतिरिक्त दर कितनी है? 40%। और अतिरिक्त दर का पहले तो नाम लिखो,
डीमेरिट दर, अतिरिक्त दर है, उसको नाम देते हैं डीमेरिट दर। कितनी है? 40%। डीमेरिट रेट कितनी? 40%। किस किस चीज में लगेगी? लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज, विलासिता की वस्तु और सेवाएं, विलासिता की वस्तु और सेवाएं, और सिन गुड्स, सिन वस्तुएं। सिन को हिंदी में क्या कहेंगे? पाप वस्तुएं थोड़ी कहेंगे, सिन को सिन ही कहेंगे। सिन वस्तुएं, सिन गुड्स, जैसे पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू। सिन गुड्स लाइक पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी, टोबैको। सिन वस्तुएं, पहले तो विलासिता की वस्तु और सेवाएं, और दूसरा सिन वस्तुएं। सिन वस्तुओं में कौन कौन सी आएगी? पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये सब। और फिर अपवाद, एक्सेप्शंस, तो जैसा जीएसटी 1.0 में थे अपवाद, एज इट वाज इन जीएसटी 1.0। तो ये जो डायमंड वायमंड पर, सोने चांदी पर जो पहले लग रहे थे, उसमें एज इट इज लगेगा अपवाद, जैसे जीएसटी 1.0 में थे। तो सोने चांदी पर उन पे पहले जितना लग रहा था ना, डायमंड वगैरह पे, उसमें अभी भी उतना ही लगेगा। और एक और अपवाद गया है, ईंट, ईंट पर 12%। ये ईंट को क्यों छोड़ दिया इन्होंने? छोड़ दिया अगलों की मर्जी। ईंट पर 12%। और क्या सुधार है? जीएसटी के अनुपालन को आसान बना दिया गया। जीएसटी कॉम्प्लायंस इज मेड इजियर। जीएसटी के अनुपालन को आसान बना दिया गया। जीएसटी कॉम्प्लायंस इज मेड इजियर। जीएसटी के अनुपालन को आसान बना दिया गया, जैसे पंजीकरण, रिटर्न जमा कराना और रिफंड। रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग एंड रिफंड्स। रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग एंड रिटर्न्स, रिफंड्स। पंजीकरण, रिटर्न जमा कराना या रिटर्न भरना और रिफंड, ये क्या हो गए? इनको आसान बना देगा। जीएसटी का अनुपालन हो गया आसान। तो ये है जीएसटी के सुधार। और अब इन सुधारों के क्या लाभ है? तो लाभ कैसे चर्चा करोगे? लाभ की चर्चा कैसे करेंगे? 3 दृष्टिकोणों से। तो ऐसे बना दो, लाभ, बेनिफिट्स। देखो ये लाभ अभी अपन यहां लिख लेंगे, तो फिर अब जीएसटी की फिर ओवरऑल बेनिफिट वगैरह नहीं लिखेंगे फिर बाद में। वैसे अपन जनरली जैसे भी ये सुधार नहीं थे तब तक क्या करते थे, तो जीएसटी की विशेषताएं पढ़ते थे, फिर उसके बाद जीएसटी के लाभ लिखते थे और फिर उसकी चुनौतियां देखते थे। तो अब यहां पर हो गए तो लगभग यही बेनिफिट्स, ओवरऑल जीएसटी के भी ये भी लगभग यही बेनिफिट्स है। तो इसके लिखो लाभ, बेनिफिट्स, ऐसा ही बना दो तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम्हें जैसा सही लगे वैसा बना दो। नहीं, मैं जैसे लिखवाऊंगा वैसे लिखो, ऐसे तुम इसको देख के क्या लिखोगे? तो जीएसटी के लाभ, और उसमें सबसे पहले लिखो कंज्यूमर के लिए, फॉर कंज्यूमर्स। हाँ, अरे यहां पर फॉर कंज्यूमर्स नहीं लिख सकते क्या? तुम भी यार ऐसे के बच्चों वाले जैसे काम करते। फॉर कंज्यूमर्स, बस पहला, दूसरा, तीसरा। हाँ, तो कंज्यूमर के लिए, फॉर कंज्यूमर्स। पहला बेनिफिट, वस्तु और सेवाएं सस्ती हो गई, गुड्स एंड सर्विसेज बिकेम चीपर। वस्तु और सेवाएं सस्ती हो गई, गुड्स एंड सर्विसेज बिकेम चीपर।
बुनियादी आवश्यकता की वस्तु और सेवाओं को 0% या 5% में रखा गया है। बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज आर केप्ट इन 0% और 5%। बुनियादी आवश्यकता की वस्तु और सेवाओं को 0% और 5% में रखा गया। गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बेसिक नीड्स, बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज आर केप्ट इन 0% और 5%। और इसके कारण अगर 0% और 5% में रखोगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा? तो इसको कहते हैं अपन ईज ऑफ लिविंग, जीवन जीने की सुगमता। देखो आज के लिए हर चीज में हो गया है। एक पहले एक इंडेक्स आता था जिसका नाम था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, तो थोड़ा पॉपुलर हुआ, उसके बारे में सरकार ने चर्चा करनी शुरू कर दी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो आजकल हर चीज के आगे लगा देते हैं ईज। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, जैसे ये लिविंग, तो ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ ब्रीदिंग, ईज ऑफ सब चीजें जो है वो उसके ऊपर ईज लगो। ईज ऑफ ईटिंग वीटिंग सब जो है वो क्या हो जाए ईज। तो इससे क्या होगा, अगर बुनियादी चीजें जो है सस्ती हो जाएगी तो जीवन जीना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो कंज्यूमर के लिए तो यही चाहिए, जिंदगी जीनी आसान होनी चाहिए। और एक और क्या बेनिफिट था, बचत, सेविंग्स, बचत में बढ़ोतरी। सेविंग और सेविंग कैसे आगे तीर लगा दो ऐसे, सेविंग बढ़ेगी, सेविंग विल इंक्रीज, तो बचत में वृद्धि। ये तो है किसके लिए सारे बेनिफिट्स, कंज्यूमर के लिए। अब किसके लिए लिखेंगे, सरकार के लिए, फॉर गवर्नमेंट, सरकार के लिए, फॉर गवर्नमेंट। सरकार के लिए क्या बेनिफिट है, उपभोग में वृद्धि, उपभोग में वृद्धि, इंक्रीज इन कंजप्शन, उपभोग में वृद्धि, इंक्रीज इन कंजप्शन, जिसके कारण जीडीपी तथा रोजगार सृजन में वृद्धि। उपभोग में वृद्धि, इंक्रीज इन कंजप्शन, जिसके कारण, हाँ इसी के आगे, जिसके कारण जीडीपी और रोजगार सृजन में वृद्धि। इंक्रीज इन कंजप्शन एंड ड्यू टू विच इंक्रीज इन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। उपभोग में वृद्धि जिसके कारण जीडीपी और रोजगार सृजन में वृद्धि। इंक्रीज इन कंजप्शन एंड बिकॉज ऑफ विच इंक्रीज इन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। ठीक है। और सरकार के लिए और क्या आसान हो गया, कर प्रशासन आसान, कर प्रशासन आसान हो गया। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम इजियर, कर प्रशासन आसान हो गया, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम इजियर, कर प्रशासन आसान हो गया। और कर प्रशासन के बाद में टैक्स रेवेन्यू, सरकार के कर राजस्व में वृद्धि, इंक्रीज इन गवर्नमेंट्स टैक्स रेवेन्यू, सरकार के कर राजस्व में वृद्धि। और ब्रैकेट में लिख देना दीर्घकाल में, इन लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में तो कमी हो सकती है, सरकार कह रही है कि शॉर्ट टर्म में तो लगभग 47,000 करोड़ का कुछ फटका लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़ जाएगा। तो इसलिए अल्पकाल के नुकसान नहीं देखने चाहिए, दीर्घकाल के देखने चाहिए। इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू कौन कब, दीर्घकाल में। और कर आधार में वृद्धि, इंक्रीज इन टैक्स बेस, कर आधार में वृद्धि, इंक्रीज इन टैक्स बेस, कर आधार में वृद्धि, इंक्रीज इन टैक्स बेस। टैक्स बेस का मतलब क्या होता है, कर चुकाने वालों की संख्या। तो ब्रैकेट में लिख दो उसको, कर चुकाने वालों की संख्या, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स, कर चुकाने वालों की संख्या। तो कर चुकाने वालों की संख्या क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। फिर व्यवसाय के लिए, फॉर बिजनेस,
व्यवसाय के लिए पहला तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यवसाय करने की सुगमता में वृद्धि, इंक्रीज इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यवसाय करने की सुगमता में वृद्धि, इंक्रीज इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यवसाय करने की सुगमता में वृद्धि, इंक्रीज इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और कर अनुपालन आसान हो गया, टैक्स कॉम्प्लायंस बिकेम इजियर, कर अनुपालन आसान हो गया, टैक्स कॉम्प्लायंस बिकेम इजियर, कर अनुपालन आसान हो गया, विशेषकर एमएसएमई के लिए, स्पेशली फॉर एमएसएमई, कौन से उद्योगों के लिए, एमएसएमई, ये क्या बोला है, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो विशेषकर एमएसएमई के लिए। भाई बड़े उद्योगों के लिए तो कॉम्प्लायंस इजियर ही था, दिक्कत किसकी थी, छोटे उद्योगों के लिए होती है, तो उनके लिए कॉम्प्लायंस करना क्या है, आसान हो गया, विशेषकर एमएसएमई के लिए। और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या को कम किया गया, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या का समाधान, ऐसे लिखता हूं, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या का समाधान, रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या का समाधान, रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या का समाधान, रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। और कर विवादों की संख्या में कमी, नंबर ऑफ टैक्स डिस्प्यूट्स रिड्यूस्ड, कर विवादों की संख्या में कमी, नंबर ऑफ टैक्स डिस्प्यूट्स रिड्यूस्ड, कर विवादों की संख्या में कमी, नंबर ऑफ टैक्स डिस्प्यूट्स रिड्यूस्ड। और कर प्रणाली को सरल तथा युक्ति संगत बनाया गया है, टैक्स सिस्टम हैज बीन सिंप्लीफाइड एंड रैशनलाइज्ड, कर प्रणाली को सरल तथा युक्ति संगत बनाया गया है, टैक्स सिस्टम हैज बीन सिंप्लीफाइड एंड रैशनलाइज्ड, कर प्रणाली को सरल और युक्ति संगत बनाया गया। ये तो सब है इसके बेनिफिट। अब जो भी चीज सुधार करोगे तो उसकी चुनौतियां भी होगी, कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, हर चीज में कुछ समस्या आएगी, तो इसमें क्या चुनौतियां भाई, चैलेंजेस क्या क्या है। देखो पहली बात तो शॉर्ट टर्म के अंदर सरकार को रेवेन्यू का हो सकता है लॉस, तो सरकार के रेवेन्यू लॉस जो है, रेवेन्यू लॉस इसमें होगा, जैसा सरकार खुद ही कह रही है कि हमको 47,000 करोड़ रुपए का क्या हो सकता है, रेवेन्यू लॉस हो सकता है। अब केंद्र सरकार के पास तो देखो पैसे हैं बहुत ज्यादा, उनको तो लॉस हो जाए तो भी कोई खास दिक्कत नहीं होती। राज्य सरकारों को समस्या है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स जो है उनके पास में उतने रेवेन्यू सोर्सेज नहीं है, तो राज्य सरकारों को इससे हो सकती है समस्याएं, अल्पकाल के अंदर कुछ समस्याएं जो है राज्य सरकारों को हो सकती है। कोई भी सुधार करोगे, चेंजेस करोगे, जैसे जीएसटी जब लाया भी गया था तब भी राज्य सरकारों को एक बार रेवेन्यू लॉस हुआ था, तो इसके कारण शॉर्ट टर्म में सबसे पहली जो समस्या है वो है जीएसटी के कारण अल्पकाल के अंदर कर राजस्व जो है उसमें कमी देखी जा सकती है। विशेषकर समस्या किसको होगी, राज्य सरकारों को समस्याएं जो है देखी जा सकती है। दूसरी समस्या है वो है मुनाफाखोरी। क्या है, मुनाफाखोरी, प्रॉफिटेरिंग। ये क्या होती है प्रॉफिटेरिंग, कि जीएसटी के कारण जो जीएसटी की रेट्स कम हुई, इसका बेनिफिट अगर उद्योगों ने कंज्यूमर को ट्रांसफर नहीं किया तो रेट्स तो कम हो गई, लेकिन जो कंज्यूमर है उस कंज्यूमर तक अगर वो लाभ पहुंचा ही नहीं तो सब तो सारी बातें खराब है। बस लाभ कैसे नहीं पहुंचेगा, चीजें उतनी सस्ती ना हो, चीजें अभी भी पहले जितनी बिक रही अगर वही बिकती रहे, जैसे अगर मान लो कि सपोज करो आप कोई नमकीन के आप पैकेट खरीदो
ये नमकीन का पैकेट है मान लो, सपोज करो, ठीक है, और इसकी कुछ रेट ऐसी थी कि इसका जो कॉस्ट पड़ती है, नमकीन बनाने की जो कॉस्ट है वो है 6 रुपए की कॉस्ट है, 6 रुपए की पड़ती है नमकीन की कॉस्ट, और इसके ऊपर जो नमकीन बनाने वाला है उसका प्रॉफिट, वो अपना प्रॉफिट जोड़ता है, प्रॉफिट वो जोड़ता है इसमें 2 रुपए, और फिर इसके अंदर टैक्स लगता है, और वो टैक्स लगता है 2 रुपए, तो टोटल नमकीन की कॉस्ट पड़ती है 10 रुपए। नमकीन कितने का पड़ रही है? 10 रुपए की कॉस्ट पड़ रही है। अब सरकार ने ये कहा कि भाई हम ये टैक्स की रेट है इसको कर देते हैं कम। मान लो कि सरकार इसकी टैक्स की रेट को 0 कर दे, टैक्स कितना हो गया? 0। अब आइडियली तो कितने की हो जानी चाहिए? 8 रुपए की, लेकिन अब ये क्या करेंगे, ये इसको ऐसे कर दें कि कॉस्ट 6 रुपए की और मेरा लाभ 4 रुपए। कंज्यूमर को तो अभी भी कितने की पड़ रही है? 10 की 10। तो फिर तो बेनिफिट ही नहीं, पास ही नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, तो ये इसको क्या बोलते हैं? इस तरीके से लाभ को बढ़ा लेना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मुनाफाखोरी। हिंदी में तो क्या कहते हैं? मुनाफाखोरी। इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिटेरिंग। कि अगर जो जीएसटी के अंदर जो कमी हुई है उसका लाभ अगर उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया गया तो फिर ये रिफॉर्म्स जो है वो उतने सक्सेसफुल नहीं होंगे। आप सारी चीजें बेसिक इस पर है कि सस्ती होगी तो कंजप्शन बढ़ेगा, और अगर वो बेनिफिट ही नहीं पहुंचा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए सरकार ने अभी शुरुआत में तो थोड़ी नजर रख रखी है कि भाई हम ध्यान रखेंगे कि भाई आप जो है वो जीएसटी का बेनिफिट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। अब जो है वो ध्यान रखोगे तो किस पे ध्यान रखोगे? बड़ी कंपनियों पे ध्यान रख लोगे। अब बड़ी कंपनियों में ध्यान रखो, जैसे मान लो ये नमकीन का एग्जांपल लिया मैंने, तो अब इसके अंदर कोई हल्दीराम है और बीकाजी है, उन पे ध्यान रख लो, वो बड़ी कंपनियां है उन पे ध्यान रख लो। कोई वो छोटे लेवल पर कोई बेचता है तो उस पर सरकार कहां से ध्यान रखेगी? तो उस पर सरकार ध्यान नहीं रख पाएगी। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है या जो जो छोटे बिजनेस हैं वहां पर बेनिफिट ट्रांसफर होगा उसके चांसेस जो है बहुत कम है। बड़े वालों पर तो है कि उसके ऊपर तो सरकार का सीधा सीधा नजर रहती है। जैसे कार की कंपनियां है, तो कार कंपनियां है ही कितनी, संख्या ही कम है, तो सरकार की नजर भी ज्यादा है। नजर ज्यादा तो उन्होंने सबसे पहले जाकर अपने रेट्स को कम कर दिया, और रेट कम करके उनका देखो हम तो पास कर रहे हैं, हम पास कर रहे हैं, हम पास कर रहे हैं। हालांकि सरकार का दबाव है, लेकिन फिर भी सारे मामलों के अंदर ये ट्रांसफर हो जाए तो वैसा नहीं होगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर ये गड़बड़ हो सकती है। तो ये एक क्या है? चैलेंज है, इसका एक चुनौती है कि लाभखोरी या मुनाफाखोरी जो है इसके कारण इसकी एक समस्या हो सकती है कि अगर उत्पादकों ने अपने लाभ को बढ़ा लिया तो इसका लाभ किसको ट्रांसफर नहीं होगा? कंज्यूमर का ट्रांसफर नहीं होगा। तीसरी समस्या क्या आ रही है, जो कि अभी लगातार अखबार में रोज ही चर्चा आ रही है, कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या का समाधान किया तो गया है, बहुत सारे मामलों में समाधान हो गया, लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो फिर चिल्ला रहे हैं कि साहब जब कर ही रहे थे तो हमारा ही कर देते, तो हमारे वाला आपने अभी तक समाधान नहीं किया। तो इसलिए अभी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, उसकी समस्या पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई। हालांकि काफी हद तक कम हो गई, लेकिन कंप्लीटली उसका रेजोल्यूशन जो है नहीं हुआ है। कुछ मामलों में वो अभी भी देखी जाती है, जैसे अभी मैंने वो बताया था बाइसिकल वाले केस के अंदर या कपड़े वाले केस के अंदर जो है वो ये है। तो वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है उसकी समस्या भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई। और जब भी कोई परिवर्तन होगा तो जो बिजनेस होंगे उन बिजनेसेस को उसके हिसाब से करने पड़ेंगे परिवर्तन। जैसे मान लो मेरी कोई कंपनी होती, मैं कोई अगर बेचता कोई सामान, तो मेरा कोई सॉफ्टवेयर होता, और उस सॉफ्टवेयर में मेरी सारी चीजें और उसके ऊपर रेट वेट उनकी पहले से डिसाइडेड होता है ना, अपने स्कैन करते हैं, स्कैन करते ही उसकी आ जाती है इतनी रेट है, इतनी जीएसटी है, ये सब है। लेकिन अब आपको वो सब करने पड़ेंगे चेंज, तो सॉफ्टवेयर वगैरह में करने पड़ेंगे अपडेट। तो अनुपालन के अंदर भी अल्पकाल के अंदर कुछ समस्याएं आ सकती है, लेकिन अब ये चेंजेस वेंजेस करने में तो कितना टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब मान लो कि आपको 1 महीने 2 महीने के अंदर आप सारे परिवर्तन कर लोगे, तो अल्पकाल के अंदर अनुपालन में भी कुछ समस्याएं आ सकती है। ये सब क्या है? इसकी चुनौतियां। चलिए चैलेंजेस, चुनौतियां, चैलेंजेस, चुनौतियां। पहला, अल्पकाल में सरकार को राजस्व में हानि हो सकती है। इन शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट में फेस रेवेन्यू लॉसेस। अल्पकाल में सरकार को राजस्व में हानि हो सकती है। इन शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट में फेस रेवेन्यू लॉसेस। अल्पकाल में सरकार को राजस्व में हानि हो सकती है। इन शॉर्ट टर्म
गवर्नमेंट में फेस रेवेन्यू लॉसेस, विशेषकर राज्य सरकारों को, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट्स, विशेषकर राज्य सरकारों को, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट्स। दूसरा है कुछ उत्पादक, सम प्रोड्यूसर्स, कुछ उत्पादक मुनाफाखोरी कर सकते हैं, सम प्रोड्यूसर्स मे एंगेज इन प्रॉफिटेरिंग, कुछ उत्पादक मुनाफाखोरी कर सकते हैं, सम प्रोड्यूसर्स में एंगेज इन प्रॉफिटेरिंग, अर्थात जीएसटी की दरों में कमी का लाभ पूर्ण रूप से उपभोक्ता को नहीं दिया जाएगा। इट मीन्स बेनिफिट ऑफ रिडक्शन इन जीएसटी रेट, अर्थात जीएसटी की दरों में कमी का लाभ पूर्ण रूप से उपभोक्ता को नहीं दिया जाएगा। इट मीन्स बेनिफिट्स ऑफ रिडक्शन इन जीएसटी रेट इज नॉट कंप्लीटली पास्ड टू द कंज्यूमर। जीएसटी की दरों में कमी का लाभ पूर्ण रूप से उपभोक्ता को नहीं दिया जाएगा। बेनिफिट्स ऑफ रिडक्शन इन जीएसटी रेट्स इज नॉट कंप्लीटली पास्ड टू द कंज्यूमर। तो इससे को क्या बोलते हैं अपन? मुनाफाखोरी। मुनाफाखोरी का मतलब वो जो बेनिफिट है वो कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होता। जैसे अभी कई मामलों में नहीं भी हुआ है। अभी अगर आप जाओ तो कई चीजें हैं जो अभी पुरानी वाली रेट पे मिल रही है, और ओके मिल रही है, तो उनका तो हालांकि उनका कहना है कि हमारे ओल्ड स्टॉक है, पुराना स्टॉक है, तो वो तो जितने पे हम लाए थे उतने पर ही बेचेंगे, तो वो जो ट्रांसफर है वो अभी इमीडिएटली हुआ नहीं है कई मामलों में। और तीसरी समस्या क्या है? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हुआ है। The problem of inverted duty structure is not completely resolved. Inverted duty structure की समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हुआ है। The problem of inverted duty structure is not completely resolved. Inverted duty structure की समस्या का पूर्ण रूप से समाधान नहीं हुआ है। Problem of inverted duty structure is not completely resolved. और अल्पकाल में अनुपालन में कठिनाइयां आ सकती है। इन शॉर्ट टर्म देयर मे बी डिफिकल्टीज इन कॉम्प्लायंस। अल्पकाल में अनुपालन में समस्याएं आ सकती है। इन शॉर्ट टर्म देयर मे बी डिफिकल्टीज इन कॉम्प्लायंस। अल्पकाल में अनुपालन में समस्याएं आ सकती है। इन शॉर्ट टर्म देयर मे बी डिफिकल्टीज इन कॉम्प्लायंस। और वैसे तो अभी तो इन्फ्लेशन ठीक है। नंबर दिया फिर सरकार क्या कर लेगी? तो नंबर देने से कोई नहीं कर रहा तो अब सरकार उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकती है? नहीं, शिकायत कर दो, फिर शिकायत करने के बाद क्या? व्हाट आफ्टर दैट? तो शिकायत करने के बाद सरकार के पास क्या अगला कहे कि नहीं बेच रहा मैं, तो मेरे जैसे कि मेरे सामान होते हैं बेचूंगा। तो इसलिए एक और समस्या है वो ये हो सकती है, एक और चुनौती वो है महंगाई। कंजप्शन बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन जो है वो क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। देखो, उपभोग में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। ड्यू टू इंक्रीज इन कंजप्शन इन्फ्लेशन में राइज। उपभोग में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। ड्यू टू इंक्रीज इन कंजप्शन इन्फ्लेशन में राइज। उपभोग में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। तो ये है सब आपका जीएसटी 2.0। चलो फिर अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाकी फिर जो है वो